स्टार्ट करते हैं स्निफिंग के साथ। स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक टर्म्स मैं पहले डिफाइन कर दूं। पहली है आपके हार्डवेयर काम आते हैं नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। पहला आपका स्विच और दूसरा है आपका हब। स्विच का एक अल्टरनेटिव भी आता है। स्विच हम जनरली यूज करते हैं वायर्ड नेटवर्क्स के लिए, बट इनकेस अगर मैं बात करूं वायरलेस नेटवर्क्स की तो वहां पर आपका एक्सेस पॉइंट्स यूज होते हैं। दोनों की फंक्शनैलिटी, दोनों का काम सेम ही है कि मल्टीपल मशीन्स को कनेक्ट करना है नेटवर्क के अंदर। तो उसके लिए आप स्विच भी यूज कर सकते हो और हब भी यूज कर सकते हो, राइट। स्विच आप जब वायर्ड नेटवर्क के साथ डील कर रहे हो और एक्सेस पॉइंट आप जब वायरलेस नेटवर्क के अंदर डील कर रहे हो, राइट। अब आते हैं बेसिक डिफरेंस के लिए बारे में। अगर बात करूं हब की, हब आपका हमेशा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है। हब हमेशा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन आपका जो स्विच है और जो एक्सेस पॉइंट्स आते हैं वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और आपका ब्रॉडकास्ट के साथ भी काम करते हैं, राइट। मतलब क्या है, अब एक सिंपल नेटवर्क डिजाइन करता हूँ मैं यहाँ पर। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई दो चार मशीन ले लो अभी के लिए, एक दो, भी एक तीन मशीन ले लेता हूँ इस तरफ और एक दो मशीन यहाँ ले लो इस तरफ। और मेरे पास अभी ये 6 मशीन है, ठीक है। इनको मैंने कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर बीच में कोई हार्डवेयर सेटअप किया है और हार्डवेयर के साथ इन्हें कर देते हैं एक बार के लिए ज्वाइन। मशीन्स को नेम भी करना पड़ेगा हमें साथ के साथ, उनको नेम भी करेंगे। आज ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा होने वाली है मेरी तरफ से, तो नेटवर्क्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे हमें बहुत आज। ये इनको नेम कर लेते हैं मशीन्स को। ये हो गई हमारी M1, इसे मान लो M2, इसे मान लो M3, इसे मान लो आपका M4, ये हो गया आपका M5 और यहाँ मान लो आपका है एडमिन, ठीक है। तो अभी ये 5 मशीन्स, सॉरी ये 6 मशीन्स इंक्लूडिंग द एडमिन पार्ट आपके नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। और आपने यहाँ पर अगर हब यूज किया है, आपने इसे कनेक्ट करने के लिए अगर आपने यहाँ पर हब यूज किया है, उस केस में आपका अगर M1 कोई मैसेज सेंड करता है सिर्फ M5 के लिए, M1 ने मैसेज सेंड किया है सिर्फ और सिर्फ M5 के लिए, तो वो मैसेज M5 के साथ साथ सबके पास जाएगा, चाहे वो M2, M3, M4 या फिर एडमिन हो। वो मैसेज सबके पास जाएगा बिकॉज आपका हब हमेशा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है, हमेशा मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। बट इन केस अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्विच की या फिर बेसिक नॉर्मल एक्सेस पॉइंट की, स्विच और एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट को हटा दो बिकॉज के लिए हमारा वायर्ड नेटवर्क है। सिंपल स्विच रखते हैं अभी के लिए। आप अगर यहाँ पर बेसिक सिंपल स्विच यूज करते हो, राइट, स्विच आपका यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट पे भी काम कर सकता है। अगर M1 ने मैसेज भेजा है M5 के लिए तो वो मैसेज सिर्फ M5 के पास जाएगा, ना कि बाकी मशीन्स के पास भी, राइट। अगर M1 ने मैसेज भेजा है M5 और M4 के लिए तो वो इन्हीं दो मशीन्स के पास जाएगा, बाकी मशीन्स के पास नहीं जाएगा वो। तो वो यूनिकास्ट एक पर्टिकुलर मशीन के लिए भी काम कर सकता है, मल्टीकास्ट मोर देन वन मशीन के लिए भी काम कर सकता है और ब्रॉडकास्ट सभी मशीन्स के पास पैकेट भेजने के लिए भी आपका काम कर सकता है स्विच। क्लियर नाउ। अब आ जाओ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। आपका जो स्विच जो नॉर्मली जब यूज होता है, तो स्विच को काम करने के लिए आपके पास कुछ फिजिकल इंटरफेस होते हैं। आपका यहाँ पर एक फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है। अभी के लिए मान लो सिंपल फिजिकल हार्डवेयर लगाए स्विच यहाँ पर और वायर्ड कनेक्शन है, तो आपके स्विच के अंदर कुछ फिजिकल इंटरफेस बोलते हैं हम उनको जनरली, फिजिकल पोर्ट्स जो रहते हैं इंटरनेट के लिए। अगर मैं दिखाता हूँ सिंपल यहाँ पर नेटवर्क स्विच, तो आपके जो इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखते हैं, दिस काइंड ऑफ फिजिकल पोर्ट्स, राइट। यहाँ पर जो कनेक्शन के लिए जो पोर्ट्स हैं इनको आप बोलते हो इंटरफेस, राइट। तो मेरी हर एक मशीन यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंटरफेस में कनेक्टेड होगी। अब इन्हें नेम कर लेते हैं इंटरफेस को। मान लो यहाँ पर है आपका इंटरफेस नंबर 1, मान लो ये है यहाँ पर इंटरफेस नंबर 2, ये मान लो यहाँ पर है इंटरफेस नंबर 3, यहाँ मान लो है 4, यहाँ है हमारा पास 5 और यहाँ है हमारे पास इंटरफेस नंबर 6, ठीक है। आपके पास 6 मशीन कनेक्टेड है, उनके पास सभी के पास एक यूनिक इंटरफेस है, राइट।
मतलब सभी फिजिकल पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड है और ये उनकी नंबरिंग है प्रॉपर। इन हर एक मशीन के पास खुद का मैक एड्रेस भी होगा। अब मान लो M1 के पास मैक एड्रेस है कुछ M1 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 सिंपल मान लो कोई भी, अगेन सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक मशीन के पास कोई मैक एड्रेस होगा। M1 का मैक एड्रेस है M1:M1, ठीक है। M2 का M2:M2, M3 का M3:M3। हर एक मशीन के पास खुद का मैक एड्रेस, ठीक है। उनके नाम से ही सिंपल भी डिनोट कर लो, लेकिन सिंपल मैक एड्रेस नहीं है वो, राइट। आपका स्विच एक सिंपल प्रॉपर कैम टेबल मेंटेन करता है, उसका बोलते हैं कंटेंट एक्सेस मैनेजर। उस कैम टेबल के अंदर आपके दो जनरल रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं। पहला तो आपका मैक एड्रेस, दूसरा आपका इंटरफेस नंबर वहां पर, राइट। अगर बात करो सिंपल कैम कंटेंट की, जो कैम टेबल के बारे में, तो आपका पहला रिकॉर्ड क्या होगा वहां पर, इंटरफेस। और सेकंड रिकॉर्ड क्या होगा वहां पर, आपका मैक एड्रेस। तो स्पेस दे लेते हैं यहाँ पर, एंड मैक एड्रेस। अब मान लो जो इंटरफेस नंबर 1 था, इंटरफेस नंबर 1 है, वहां पर मैक एड्रेस क्या था मेरे पास, यहाँ पर ग्रीन पाइप यूज कर लेते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। मान लो यहाँ पर मैक एड्रेस है M1:M1, ठीक है। सेम चीज बाकी मशीन्स के लिए भी है, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर इंटरफेस होगा और कोई पर्टिकुलर मैक एड्रेस भी होगा वहाँ पर। मान लो M2:M2, और सेम रिकॉर्ड्स आपके सभी मशीन्स के लिए स्टोर होंगे इनसाइड योर कैम टेबल, राइट। अब पॉइंट क्या है, आपके जो कैम टेबल होता है, तो जो कैम टेबल है उसका एक फिक्स्ड साइज होता है। कैम टेबल के पास फिक्स्ड मेमोरी साइज है, फिक्स्ड मेमोरी स्पेस है वहां पर, राइट। तो वो गिनती के मान लो यहाँ पर अगर वो 100 रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकता है कैम टेबल के अंदर, लेकिन क्या हो अगर मोर देन 100 रिकॉर्ड्स आ जाए, अगर उसे 100 से ज्यादा रिकॉर्ड स्टोर करने पड़े, उस टाइम पे जो टॉप पर जो एंट्री है, ये सबसे पहली जो एंट्री होगी, वो इसे कर देगा इरेज, और अपने लास्ट में, अब मान लो यहाँ पर कुछ 100 रिकॉर्ड्स आ गए अभी के लिए, मान लो सिंपल, ये यहाँ पर मैं डॉट डॉट यूज कर रहा हूँ अगेन, ये के लिए मान लो सिंपल डॉट डॉट यूज कर लेते हैं, कोलन 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 कोलन, मतलब कंटिन्यू करने के लिए कि ये कुछ रिकॉर्ड्स है मेरे पास यहाँ पर, उस स्पेसिफाई करने के लिए मैं अभी सिंपल कोलन्स यूज कर रहा हूँ, राइट। अब मान लो लास्ट में यहाँ पर एक रिकॉर्ड होगा, इंटरफेस नंबर कुछ भी मान लो कि वहां पर इंटरफेस नंबर कुछ भी हो सकता है, अगेन इंटरफेस तो जो यहाँ पर अवेलेबल है उन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, राइट। बट वहां पर मैक्सिमम लेंथ मान लो, राइट। तो यहाँ पर मान लो अभी के इंटरफेस नंबर 20 है, उसके पास कोई मशीन है, उसका मैक एड्रेस क्या होगा, तो के लिए मान लो एक M20:M20 एक मशीन है वहां पर, ठीक है। ये लास्ट रिकॉर्ड है मेरे पास अभी के लिए, राइट। अभी के लिए मान लो 20 रिकॉर्ड एक्सेप्ट करने की वहां पर लिमिट थी, 100 मत मानो 20 मान लो, चलो। कैम टेबल के अंदर 20 रिकॉर्ड आ सकते थे, और 20वें नंबर पे ये मैक एड्रेस है और ये इंटरफेस नंबर स्टोर है, मतलब मेरी कैम टेबल वहां पर फुल है अभी के लिए, ठीक है। बट अगर वहां पर 21st या फिर 21वां रिकॉर्ड आता है, 21, उस टाइम पर मेरी मशीन इसको एक्सेप्ट करने से पहले जो रिकॉर्ड टॉप पर है इंटरफेस नंबर 1 के लिए, उसे करेगी इरेज, और उसके बाद यहाँ पर जो नया रिकॉर्ड आया है M21 के लिए, उसे करेगी एक्सेप्ट, राइट। दिस इज द बेसिक कैम स्ट्रक्चर। आपका कैम इसी तरीके से काम करता है, कंटेंट एक्सेस मैनेजमेंट टेबल जो स्विच के अंदर मेंटेन होता है, वो इसी तरीके से काम करता है कि टॉप पर जो पुरानी एंट्रीज है उन्हें कर दो इरेज, और वहां पर नई एंट्रीज एट द लास्ट उन्हें ऐड कर लो, तब ये एंट्री हो जाएगी वहां से रिमूव, और आपकी नई एंट्री कैम टेबल के अंदर यहाँ पर हो गई इंक्लूड, राइट। दिस इज योर बेसिक कैम टेबल। नाउ द पॉइंट इज, इसका अटैकर कैसे फायदा उठाएगा। अटैकर क्या करता है यहाँ पर, अटैकर यहाँ पर फॉल्स मैक एड्रेस को उठा लेगा, कोई भी, वो खुद से कोई भी रैंडम मैक एड्रेस उठा लेगा, और स्विच के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि नेटवर्क के अंदर ये पर्टिकुलर मशीन आई है इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए, राइट। ये पर्टिकुलर मशीन है इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए, और अगर आपका स्विच उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या करेगा, एंट्री को करेगा यहाँ पर लास्ट में ऐड, और टॉप पर जो एंट्री होगी उसे कर देगा इरेज, अगेन एक एंट्री और इरेज हो गई हमारे पास से, और लास्ट में एक कोई नई एक एंट्री वहां पर हो जाएगी इंक्लूड, राइट। मान लो यहाँ पर ले लेते हैं अभी के लिए सिंपल,
ये एंट्री आ गई यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, राइट। तो मेरी नई एंट्री हो गई यहाँ पर ऐड, और जो पुरानी एंट्रीज थी वो हो गई यहाँ से इरेज। दिस इज योर बेसिक कैम अगेन, राइट। नई एंट्रीज वहां पर ऐड किया जाएगा लास्ट में, पुराने एंट्रीज को वहां से इरेज किया जाएगा फ्रॉम द टॉप। क्लियर। अब अगर मेरा अटैकर पैकेट भेजता रहे, बार बार भेजता रहे, तो नई एंट्रीज जो फॉल्स एंट्रीज हैं, जो फॉल्स मैक एड्रेसेस हैं, वो यहाँ पर कैम टेबल के अंदर फिल होते रहेंगे, और जो वहां पर जो वैलिड एड्रेसेस थे सारे, वो सभी हो जाएंगे वहां से इरेज, राइट। और यहाँ पर आपको सारे के सारे फॉल्स एड्रेसेस ही दिखेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ फॉल्स एड्रेसेस मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो कि आपके अटैकर ने जानबूझ के वहाँ पे स्टोर करवाए हैं, ठीक है। उस केस में अब जब आपके सारे वैलिड एड्रेसेस वहां से रिमूव हो चुके हैं, उस केस में अगर कोई मशीन मान लो M1 के पैकेट फॉरवर्ड करना चाहता है M5 को, राइट। अब M1 जब पैकेट फॉरवर्ड करेगा M5 के लिए, तो स्विच पहले चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, कि M5 का जो मैक एड्रेस है वो किस पर्टिकुलर इंटरफेस पे कनेक्टेड है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका पैकेट उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज कैम के अंदर M5 के लिए कोई एंट्री नहीं है, जस्ट बिकॉज कैम टेबल के अंदर M5 के लिए कोई एंट्री नहीं है, उस केस में आपका स्विच उस पैकेट को इजीली करेगा ब्रॉडकास्ट। जस्ट बिकॉज M5 के लिए कैम टेबल के अंदर कोई एंट्री नहीं है, तो हमारा जो स्विच होगा वो पैकेट को करेगा ब्रॉडकास्ट, ना कि यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट पे काम नहीं करेगा। वो सिंपल पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट कर देगा। मतलब ये है कि आपका स्विच वहां पर एज अ हब बिहेव करेगा। तो जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो वहां पर वो स्विच की तरह बिहेव करने की जगह वहां पर एज अ हब बिहेव करेगा, राइट। दिस इज योर बेसिक थिंग। अब अब मान लो यहाँ पे कोई नेटवर्क के अंदर अगर कोई अटैकर आ जाता है अभी के लिए, ये मान लो राउंडेड सर्कल्स मान लो, थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स, रेड कलर से डिनोट कर देते हैं इसको, ये लो। और ये यहाँ पर हो गया हमारा अटैकर कनेक्ट, राइट। अब अटैकर को करना है नेटवर्क स्निफ, अटैकर को करना है नेटवर्क आपका स्निफ, राइट। अब वो इसे सिंपल स्निफ करने के लिए, नेटवर्क को स्निफ करने के लिए वो क्या करेगा, या तो कैम टेबल को फ्लड करवाए, सिंपलेस्ट तो यही बनता है कि वो कैम टेबल को फ्लड करे, ताकि आपका जो स्विच है वो हब की तरह बिहेव करे वहां पर, राइट। और जब स्विच हब की तरह बिहेव करेगा, तो सारे के सारे मैसेजेस जो किसी मशीन ने किसी और के लिए भेजे थे, उनकी एक कॉपी यहाँ अटैकर के पास भी जाएगी, राइट। यहाँ पर कौन बैठा है हमारे पास, अटैकर। जस्ट बिकॉज आपका जो स्विच है वो हब की तरह बिहेव कर रहा है वहां पे, तो आपके हर एक पैकेट की एक कॉपी यहाँ पर अटैकर के पास भी जाएगी, बिकॉज पैकेट्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं ऑलरेडी, राइट। दिस इज योर बेसिक मैक पॉइजनिंग बोलते हैं जनरली इसको, या फिर मैक फ्लडिंग बोल सकते हो आप इसको, राइट। इसको आप जनरली बोलते हो मैक फ्लडिंग, राइट। कि आप मैक रैंडम मैक एड्रेसेस पिक करके या फिर फॉल्स मैक एड्रेसेस यूज करके कैम टेबल को फ्लड कर रहे हो, ताकि आपका स्विच वहां पर हब की तरह बिहेव करने लगे। दिस इज योर बेसिक मैक फ्लडिंग, राइट। ना आफ्टर दैट एक फंक्शनैलिटी और काम करती है वहां पर। अब मान लो यहाँ पर कोई इंटरफेस नंबर था 7, आपका अटैकर कनेक्ट हुआ है इंटरफेस नंबर 7 के ऊपर, राइट। यहाँ पर एक एडमिन मशीन भी है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास एक एडमिन मशीन भी है, राइट। आपका एडमिन भी आपका नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर कर सकता है, बट वो लीगल तरीके से कैप्चर करता है। तरीका क्या है, यहाँ पर जो फिजिकल इंटरफेस है, फिजिकल इंटरफेस नंबर 6, राइट। आपका एडमिन हब को या फिर स्विच को कॉन्फ़िगर करेगा कि नेटवर्क के अंदर जो भी ट्रैफिक आता है उसकी एक कॉपी इस पर्टिकुलर मशीन के पास भेजनी है आपको, इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे भेजनी है आपको, इंटरफेस नंबर 6 के ऊपर, राइट। उसे आप बोलते हो स्पैन कोड, उसे आप बोलते हो स्पैन कोड, स्पैन कोड। अगेन आपका स्पैन स्टैंड करता है स्विच पोर्ट एनालाइजर के लिए, स्विच पोर्ट एनालाइजर के लिए, राइट। मतलब क्या है, ताकि आपका एडमिन आपके एम्प्लॉयज के ऊपर, आपके यूजर्स के ऊपर एक निगाह रख पाए, सिंपल उनको एनालाइज कर पाए कि हाँ ये कहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं। उन चीज़ों के लिए
आपका एडमिन स्पैन पोर्ट को यूज करता है। स्पैन पोर्ट आपका वो फिजिकल पोर्ट है जहां पर नेटवर्क ट्रैफिक की एक कॉपी आपकी मशीन के ऊपर ट्रांसमिट होती है, राइट। मशीन कहीं से पैकेट आए, कहीं से मैसेज आए, चाहे आपका अटैकर मैसेज भेज जाए किसी और को, तो उसकी भी एक कॉपी आपके पहले मशीन के पास जाएगी, देन उसकी जो दूसरी कॉपी है वो मशीन के पास जाएगी, वो सिंपल डेस्टिनेशन के पास जाएगी, राइट। तो हर एक पैकेट की एक कॉपी आपके एडमिन के पास भी जाती है फॉर द एनालिसिस पर्पज। अगेन ये लीगल होता है, स्पैन कोड आपका लीगली काम करता है। और मैक फ्लडिंग अगेन इलीगल के रूप में मान सकते हो उसको, तो एक अटैक के तरीके से काम करता है। नाउ अदर देन दिस आपका एक अटैक और आता है, दैट वो जो सिंपल डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक, तो आप बोलते हो डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक। इसका वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ऐसा क्लियर कर लेते हैं पिक्चर को यहाँ पर। स्पैन कोड जो लिखा था ये इरेज क्या, सॉरी, अब बेहतर है। और यहाँ पर जो वैल्यूज लिखे हैं इन्हें थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं कैम टेबल को, या फिर इन्हें ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ये ये भी सही है। ओके, देन इसके बाद आता है सिंपल आपके पास डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक। डीएचसीपी स्टारवेशन के लिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, पहले आप समझते हैं कि डीएचसीपी सर्विस कैसे काम करते हैं जनरली, फिर उसके बाद ही हम स्टारवेशन को समझ पाएंगे। इफ आई टॉक अबाउट डीएचसीपी सर्विस, तो डीएचसीपी सर्विस का वहां पर मेन यूज क्या है, आपके पास नेटवर्क में जो भी मशीन आ रही है, राइट, उस मशीन को ऑटोमेटिकली कोई आईपी असाइन हो जाए, उस मशीन को ऑटोमेटिकली कोई आईपी असाइन हो जाए, ये काम करता है आपका डीएचसीपी सर्विस या फिर आपका डीएचसीपी सर्वर मान लो, राइट। और आपके राउटर्स के अंदर आपकी डीएचसीपी सर्विस आती है पहले से, राइट, वो प्री इंस्टॉल आती है आपकी डीएचसीपी सर्विस, तो आपको उसे सिंपल कॉन्फ़िगर करना होता है। अदरवाइज वो प्री कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी काम करती है ऑटोमेटिकली, कभी कभी कॉन्फ़िगर नहीं भी करनी पड़ती वो, राइट। तो डीएचसीपी सर्विस के अंदर आपकी दो चीजें मान लो यहाँ पर सिंपल वो समझने के लिए कि कैसे काम करता है। मान लो यहाँ पर कोई एक मेरे पास अभी के लिए क्लाइंट है कि जिसको आईपी एड्रेस चाहिए, यहाँ पर एक और कॉलम मान लो डायरेक्शन को लेके, राइट। यहाँ पर एक और कॉलम मान लो मेरे डीएचसीपी सर्वर के लिए, ठीक है। यहाँ पर तीन कॉलम्स बना रहा हूँ मैं टेबल के अकॉर्डिंग। पहला है मेरा क्लाइंट, दूसरा है मेरा डायरेक्शन कि पैकेट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंड तीसरा है मेरा डीएचसीपी सर्वर, राइट। ऑलराइट, अब करते हैं स्टार्ट। सो अगर आपका डीएचसीपी क्लाइंट नेटवर्क के अंदर नया नया आया है, कोई नई मशीन नेटवर्क के अंदर भी कनेक्ट हुई है जस्ट, उस केस में वो पर्टिकुलर मशीन एक रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करती है, उसे आप बोलते हो डीएचसीपी डिस्कवरी रिक्वेस्ट, क्या आप बोलते हो डीएचसीपी डिस्कवरी रिक्वेस्ट, जो कि इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए जिस जो कि इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए ब्रॉडकास्ट होती है। मैक एड्रेस वहां पर रहेगा FF:FF। पर्टिकुलर इस मैक एड्रेस के लिए आपकी एक डीएचसीपी डिस्कवरी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है, राइट। और ये रिक्वेस्ट आपका क्लाइंट सेंड कर रहा है वहां पर, ये रिक्वेस्ट आपके भेजी आपके क्लाइंट ने आपके सर्वर के लिए, उसकी डायरेक्शन जनरली रहती है क्लाइंट टू योर डीएचसीपी सर्वर, राइट। अब आपका जब डीएचसीपी सर्वर को ये मैसेज मिलेगा कि कोई मुझे रिक्वेस्ट मतलब कोई आईपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उस केस में आपका डीएचसीपी सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है, उसे आप बोलते हो डीएचसीपी ऑफर, जहां पर आपके सिंपल एक ऑफर आईपी एड्रेसेस की लिस्ट होती है कि यही आईपी एड्रेसेस अभी नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर लो। बाकी जो आईपी एड्रेसेस बचते हैं वो सभी असाइन हो चुके हैं, ये अभी अवेलेबल है, इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो आप। उसको आप बोलते हो डीएचसीपी ऑफर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मत बोलो, सिंपल डीएचसीपी ऑफर बोल लो बेसिक उसको, राइट। अब जब डीएचसीपी ऑफर्स रिसीव होंगे आपके क्लाइंट को, तो वो उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस चूज कर लेगा वो उस ऑफर लिस्ट में से, और एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजता है आपके अगेंस्ट सर्वर के पास, उसे आप बोलते हो डीएचसीपी रिक्वेस्ट। जस्ट बिकॉज इसके अंदर आपके पास प्रॉपर आईपी एड्रेस है, तो इसे आप बोलते हो डीएचसीपी रिक्वेस्ट। तो इसका डायरेक्शन आपकी क्लाइंट टू सर्वर रहती है हमेशा,
राइट, ठीक है। अदर देन दिस, अब जो आपके सर्वर को ये डीएचसीपी रिक्वेस्ट मिली, जिसके अंदर आपके क्लाइंट का चूज किया हुआ आईपी एड्रेस है, राइट, उस टाइम पर आपका जो डीएचसीपी सर्वर होगा वो एक सिंपल रिस्पॉन्स भेजता है डीएचसीपी कंफर्मेशन के साथ कि ठीक है, ये आईपी एड्रेस आपको असाइन हो गया, आप इसको यूज करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसे आप बोलते हो सिंपल डीएचसीपी रिक्वेस्ट, डीएचसीपी रिस्पॉन्स, राइट। तो ये बेसिक 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं आपके। आपका क्लाइंट सिंपल डीएचसीपी डिस्कवरी रिक्वेस्ट भेजेगा पहले, राइट। देन आपका सर्वर उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, एंड देन आपके क्लाइंट को ऑफर देगा कि ये आईपी एड्रेस मेरे पास अभी अवेलेबल है, इनमें से कोई भी एक चूज कर लो। जब क्लाइंट को ऑफर मिलेंगे तो इनमें से वो कोई भी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस चूज करेगा वहां से, और आपके सर्वर को एक रिस्पॉन्स, एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये आईपी एड्रेस मैंने चूज किया है, आप मेरे स्पेसिफिक मैक एड्रेस के लिए आप ये आईपी एड्रेस असाइन कर दो, फिर मेरी मशीन के लिए आप ये आईपी एड्रेस वहां पर असाइन कर दो, राइट। जब ये आपकी डीएचसीपी रिक्वेस्ट मिलेगी सर्वर को, वो अगेन भेजता है कंफर्मेशन, जिसे आप बोलते हो डीएचसीपी रिस्पॉन्स, कि ठीक है, ये आईपी एड्रेस आपको असाइन हो गया है, आप इसे आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पर आपका सारा काम मशीन के मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। डीएचसीपी सर्वर जो काम कर रहा है वो सिर्फ मशीन के मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, राइट। अगर वहां पर किसी नए मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आता है, तभी वो आपका डीएचसीपी ऑफर रिक्वेस्ट भेजेगा, बिकॉज डीएचसीपी सर्वर जो है वो मैक के साथ, वो एक पर्टिकुलर मैक के लिए एक आईपी को बाइंड करता है, सिंपल, राइट। और इसको आपको अगर चेक करना हो कि कौन से मैक एड्रेस के लिए कौन सा आईपी बाइंड हुआ है, तब हम यूज करते हैं एआरपी प्रोटोकॉल को, राइट। तो अपना डीएचसीपी सर्वर जो है वो मैक को वेरीफाई करता है कि हाँ, ठीक है, ये मैक एड्रेस है, नेटवर्क के अंदर इस मैक एड्रेस के लिए कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, तो मुझे इसे एक नया आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, राइट। उस केस के अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो मैक एड्रेस को सिंपल चेक करता है लिस्ट के अंदर कि मैक एड्रेस स्पेसिफाई उस लिस्ट के अंदर है या नहीं है, जो आईपी एड्रेस आपका असाइन हो चुके हैं उस लिस्ट में आपका ये स्पेसिफिक मैक एड्रेस है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपका डीएचसीपी सर्वर एक ही मशीन को 2 आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। इसको रोकने के लिए आपके मैक एड्रेस भी चेक होते हैं लिस्ट के अंदर पहले। नाउ द पॉइंट इज, आपका अटैकर इसका कैसे फायदा उठा सकता है, सिंपल। अब लेट से आपका अटैकर अगेन फॉल्स पैकेट भेजेगा, राइट, विद द रैंडम मैक एड्रेसेस। अब आपका डीएचसीपी सर्वर अगेन पैकेट्स को एक्सेप्ट करेगा, मैक एड्रेस को वेरीफाई करेगा कि ये मैक एड्रेस मेरे पास लिस्ट में है या नहीं है, मतलब इस मैक एड्रेस के लिए आईपी असाइन हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक। अगर नहीं हुआ होगा तो आपका सर्वर डीएचसीपी ऑफर्स भेजेगा, देन आपका अटैकर अगेन डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेज देगा कि कोई भी मिस आईपी उठा लेगा उस पर्टिकुलर रैंडम मैक एड्रेस के लिए, आपका रिस्पॉन्स आपकी सिंपल रिक्वेस्ट भेज देगा सर्वर के पास, आपका सर्वर वहां से सिंपल कंफर्मेशन भेज देगा उस रैंडम मैक एड्रेस के लिए, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता, राइट, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता, उस पर्टिकुलर मैक के लिए आपका डीएचसीपी सर्वर आपको एक आईपी असाइन कर देगा, ठीक है। अगर ये स्टेप्स अगर ये स्टेप्स मान लो, मैं अभी सिंपल क्लास सी नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास सी नेटवर्क में मेरे पास 256 आईपी एड्रेसेस अवेलेबल रहते हैं, राइट। 255 मान लो, ये लो 55 मान लो, 255 आईपी एड्रेसेस मेरे पास अभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। 255 में से आपका जो राउटर होगा वो एक आईपी तो खुद को असाइन करेगा, राइट। बाकी जो बच्चे, मान लो अभी के लिए मेरे पास यहाँ पर कितनी मशीन है, 7 मशीन। अब मान लो यहाँ पर 7 आईपी एड्रेसेस आपकी मशीन्स को असाइन हो गए, एक आईपी एड्रेस आपके राउटर ने खुद को असाइन कर लिया, बचे कितने, यहाँ पर बचते हैं सिंपल 240, आई थिंक 8 बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पर बचे 247 आईपी एड्रेसेस, ठीक है। अब इन केस आपका अटैकर वहां पर 247 फॉल्स मैक एड्रेसेस को आईपी असाइन करवा पाता है, अटैकर ने 247 फॉल्स मैक एड्रेसेस को आईपी असाइन करवा दी, उस केस में अब सर्वर के पास कोई आईपी अवेलेबल नहीं है, वो खुद की तरफ से सारे आईपी एड्रेसेस असाइन कर चुका है, राइट।
उस केस में अगर कोई नई मशीन नेटवर्क के अंदर आती है, मान लो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई नई मशीन आती है नेटवर्क के अंदर, ठीक है, जिसे सिंपल कनेक्ट करना है नेटवर्क के अंदर। अब कनेक्ट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो कनेक्ट तो हो गया, नेटवर्क के अंदर आ गई है मशीन, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट मेरे राउटर के पास इसको देने के लिए आईपी तो नहीं है, और आईपी के बिना मेरी मशीन कम्युनिकेट नहीं कर सकती, राइट। आईपी के बिना मेरी मशीन कम्युनिकेट भी नहीं कर सकती। उस केस में आपका जो अटैकर होगा उस केस में आपका जो अटैकर होगा वो खुद का एक फेक डीएचसीपी सर्वर डिप्लॉय करेगा वहां पर। अब डीएचसीपी सर्वर वो सिंपल किसी एक्सेस पॉइंट के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकता है, या फिर खुद का राउटर भी लगा सकता है वहां पर विद द सेम नेटवर्क नेम, बट यहाँ पर जो कंडीशन बनी है कि मेरे एक्चुअल राउटर के पास या एक्चुअल डीएचसीपी सर्वर के पास इसको अलोकेट करने के लिए आईपी एड्रेस नहीं है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप बोलते हो DHCP starvation attack. The particular situation is known as DHCP starvation attack, right? कि आपके राउटर के पास, आपके एक्सेस पॉइंट के पास, आपके सिंपल DHCP सर्वर के पास अलोकेट करने के लिए आईपी एड्रेसेस नहीं बचे। These kind of scenarios, this kind of situations are known as DHCP starvation attack. Clear? Now, अब जब DHCP starvation attack कंप्लीट हो गया मान लो, लेकिन अभी तक अटैकर के पास नेटवर्क का कोई पैकेट नहीं पहुंचा, वो अभी तक स्निफ नहीं कर पाया नेटवर्क को, राइट। स्निफ करने के लिए आपका अटैकर क्या करेगा, नेटवर्क के अंदर एक खुद का फेक फेक मत मानो, मतलब ये मान लो खुद का आपका अटैकर खुद का एक राउटर डिप्लॉय कर देगा यहाँ पर। तो ये मान लो आपका जो अटैकर है उसने यहाँ पर खुद का एक राउटर डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। अब इसके पास तो आईपी एड्रेस है नहीं, पास तो आईपी एड्रेस है ही नहीं। उस केस में आपका जो एक्चुअल यूजर होगा वो यहाँ से आईपी लेने के बजाय उसे एक और राउटर दिख रहा है यहाँ पे विद द सेम नेटवर्क नेम, यहाँ वहां भी सेम नेटवर्क नेम के साथ एक राउटर है, हो सकता है मुझे वहां पर आईपी मिल जाए, राइट। तो आपका जो एक्चुअल यूजर होगा वो यहाँ से आईपी लेने की जगह आपके विक्टिम के राउटर से आईपी लेगा। ये यहाँ इन दो मशीन के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होगा इस केस में, राइट। दैट वाज योर बेसिक DHCP, इसको आप बोलते हैं रोग DHCP सर्वर, राइट। इसको आप बोलते हो रोग ROGUE DHCP सर्वर। और ये जो राउटर है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है आपके अटैकर मशीन के साथ, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है आपके अटैकर मशीन के साथ, राइट। तो सारा का सारा नेटवर्क ट्रैफिक आपके अटैकर मशीन से होते हुए ही जाएगा नेटवर्क के अंदर। और जो आपका जो एक्चुअल यूजर था यहाँ पे मान लो, यहाँ पर यूजर का नाम मान लो अभी के लिए मान लो इसको M8 मान लेते हैं ये लोग, ठीक है। आपका यहाँ पर जो M8 है ये यूजर, इस यूजर का जब भी ट्रैफिक जाएगा नेटवर्क के अंदर तो वो पहले कहाँ जाएगा, इस एक्चुअल फेक राउटर के पास, देन यहाँ से कहाँ जाएगा आपके अटैकर के पास, अटैकर को पैकेट मिला M8 का, देन आपका अटैकर उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा आपके नेटवर्क के अंदर। तो आपका ये पाथ फॉलो होगा वहां पर, राइट। तो आपका अटैकर इजीली M8 का सारा ट्रैफिक स्निफ कर पाएगा वहां पर। इसको आप बोलते हो रोग एक्सेस पॉइंट, ROGUE एक्सेस पॉइंट, राइट। दिस इज योर सेकंड काइंड ऑफ अटैक ऑन योर DHCP सर्विस। फर्स्ट वन was your DHCP starvation attack, second one was your rogue access point. Clear? Now I hope it's clear. Anish? हाँ जी सर। Okay. Other than this simple DHCP सर्विस के अटैक्स के बाद आता है आपका सिंपल ARP सर्विस के ऊपर अटैक्स, राइट। उनमें सिंपल आता है आपका ARP पॉइजनिंग, उसके अंदर आता है आपका ARP पॉइजनिंग, राइट। सिमिलर टू योर कैम टेबल्स की तरह ही आपके जो राउटर्स होते हैं वो आपके कुछ ARP टेबल्स को भी मेंटेन करते हैं कि किस मैक एड्रेस के लिए कौन सा
आईपी एड्रेस आपका असाइन हुआ है, राइट? उस केस में आपको कैम टेबल्स, उस केस में आपको एआरपी टेबल्स भी मेंटेन करनी पड़ती है। और अगर मैं उस एआरपी टेबल का कंटेंट, अगर मैं उस एआरपी टेबल का कंटेंट वहां पर पॉइजन कर पा रहा हूँ, मैं वहां पे खुद की फॉल्स एंट्रीज इंक्लूड करवा पा रहा हूँ, दैट वाज द पार्ट ऑफ एआरपी पॉइजनिंग। इसके लिए हमें डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, इसमें से वो छोटा कर लेते हैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे। तो इससे यहाँ से करते हैं थोड़ा इरेज, और यहाँ एक छोटी सी मशीन लगा देता हूँ मैं। ये बेहतर है, इसका नाम रखते हैं यहाँ पर M8, ये भी बेहतर है। ठीक ना? तो एआरपी पोजिशनिंग के अंदर एक मुझे सेपरेट डायग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आ जाओ वापस नीचे अगेन। मेरे पास यहाँ पर एक कोई यूजर है, उसको ब्लैक में ले लो, रेड में मत लो अभी के लिए। बस यहाँ पर एक कोई यूजर है, और यह मान लो मेरे पास यहाँ पर बीच में कोई एक राउटर है। ठीक है, ये मेरा एक राउटर है। तो मेरे पास यहाँ पर एक कोई और यूजर मान लो। ठीक है, इसको यूजर मानो सर्वर मानो, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अभी क्या सिंपल सर्वर मान लेते हैं ये लोग। तो बस यहाँ पर है कोई सर्वर, ये है मेरा अभी के लिए राउटर, और मेरे पास यहाँ पर है कोई यूजर, इसको अभी यूजर ही नाम दे रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर आपका जो यूजर है, तो कनेक्शन डायरेक्टली स्टैब्लिश होता है राउटर के साथ, मतलब पैकेट्स डायरेक्टली राउटर के पास जाएंगे, देन राउटर उन्हें आगे फॉरवर्ड करेगा आपके सर्वर के पास, और सेम तरीके से आपका रिस्पॉन्स फॉलो होगा, सर्वर से राउटर एंड देन राउटर से आपका नॉर्मल यूजर। ये है नॉर्मल केस। बट इन केस ऑफ एआरपी पॉइजनिंग, इन केस ऑफ एआरपी पॉइजनिंग, अब आपकी एआरपी टेबल्स दोनों जगह पर स्टोर होती हैं, यूजर की मशीन्स के ऊपर भी और आपके राउटर्स के ऊपर भी आपकी एआरपी टेबल्स स्टोर होती हैं। ठीक है, तो आपको एआरपी पॉइजन, आपको यूजर की टेबल भी पॉइजन करनी पड़ेगी, आपको राउटर की एआरपी टेबल भी पॉइजन करनी पड़ेगी। पॉइंट मतलब क्या है, अब मान लो यहाँ पर बस कोई अटैकर है। ठीक है, ये आ गया अटैकर बीच में विद द रेड कलर, मुझे लाइन थोड़ी इरेज करनी पड़ेगी, इसको फिल कर देते हैं कलर के साथ, वो भी बेहतर रहेगा। ये लो, ये लो, आपका अटैकर आ गया यहाँ बीच में। ठीक है, आपका अटैकर पहले एक पैकेट भेजेगा यूजर के पास, पहले एक पैकेट भेजेगा यूजर के पास जिसके अंदर आपने राउटर का मैक एड्रेस यूज किया है, ताकि आप यूजर को ये भरोसा दिला पाओ कि आपका राउटर यहाँ बैठा है, ये आपका राउटर है स्पेसिफिकली। यहाँ पर आपका अटैकर खुद का आईपी एड्रेस यूज करेगा, लेकिन राउटर का मैक एड्रेस यूज करेगा, ताकि वो यूजर को बता पाए या फिर यूजर को मान लो ये भरोसा दिला पाए कि आपका जो राउटर था उसका आईपी एड्रेस चेंज हुआ है और उसका नया आईपी है ये वाला। मान लो यूजर के पास कोई आईपी एड्रेस था, अभी के लिए कुछ भी मान लो अगेन, यूजर के पास मान लो अभी के लिए यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस था 1.1.1.5 ले लेते हैं अभी के लिए सिंपल। राउटर के पास यहाँ पर आईपी एड्रेस जनरली 1.1.1.1 ही ले रहा हूँ मैं अभी के लिए सिंपल, क्योंकि राउटर हमारा पहले खुद को आईपी असाइन करता है और देन बाकी 4 आईपी असाइन होते हैं वहाँ पर, राइट? तो राउटर के पास आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, आपके यूजर के पास आईपी एड्रेस है 1.1.1.5। ठीक है, अब मान लो यहाँ अटैकर के पास भी एक आईपी एड्रेस होगा, अगेन फॉर शॉर्ट चीज है वो। तो मान लो यहाँ पर अटैकर के पास आईपी एड्रेस है कुछ ऐसा 1.1.1.10 मान लो यहाँ। ठीक है, ये आईपी एड्रेस है आपका अटैकर का 1.10। नाउ आपका अटैकर राउटर का मैक एड्रेस उठाएगा, लेकिन खुद का आईपी एड्रेस यूज करेगा और एक पैकेट भेजेगा, एक एआरपी पैकेट भेजेगा यूजर के पास। ठीक है, अगर वो एआरपी पैकेट आपके यूजर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो राउटर है जिसका मैक एड्रेस था कुछ M1 मान लो अगेन, राउटर का जो मैक एड्रेस था उसके साथ साथ अटैकर ने खुद का आईपी एड्रेस यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आपके राउटर का आईपी एड्रेस चेंज हुआ है और उसका नया आईपी एड्रेस क्या है 1.10, राइट? और अगर ये रिकॉर्ड्स आपके यूजर ने एक्सेप्ट कर लिए, दिस इज द पार्शियल एआरपी पॉइजनिंग, कि आपने सिर्फ एक साइड पॉइजन किया है अभी भी। ठीक है, आपका अटैकर सेम ही पैकेट आपके राउटर के पास भी भेजेगा। ठीक है, मतलब क्या है, आपका अटैकर
यहाँ पर यूजर का मैक एड्रेस यूज करेगा, लेकिन खुद का आईपी एड्रेस यूज करेगा और एक पैकेट भेजेगा राउटर के पास कि आपका जो यूजर था, आपका जो यूजर है, उसका आईपी एड्रेस चेंज हुआ है और उसका नया आईपी एड्रेस क्या है, 1.10, राइट। अब आपका यूजर जब पैकेट फॉरवर्ड करेगा तो उसके लिए राउटर कौन है, आपका अटैकर, राइट। आपके राउटर के लिए यूजर कौन है, आपका अटैकर। तो पैकेट कहीं से भी आए, चाहे यूजर से आए चाहे राउटर से आए, आपका पैकेट पहले अटैकर मशीन के पास आएगा एंड देन आगे डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा। जो बेसिक अटैकर है, राइट। ठीक है, तो आपका अटैकर के पास पहले पैकेट्स आएंगे एंड देन वो आगे फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पर आपका अटैकर पैकेट्स को एनालाइज भी कर सकता है और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकता है। दिस इज योर बेसिक MITM अटैक। MITM अटैक आपके जनरली आर्ट पॉइजनिंग के थ्रू ही फॉलो होते हैं। तो आपको MITM के लिए आपको ERP पॉइजनिंग करना पड़ता है जनरली MITM के लिए। तो यहाँ का रेड में ले लेते हैं MITM, लाइक मैन इन द मिडल। तो आपका यहाँ पर अटैकर एज अ मीडिएटर काम कर रहा है यहाँ पर, जो कि पैकेट्स को एनालाइज भी कर सकता है और चाहे तो उन्हें मॉडिफाई भी कर सकता है। दिस इज योर बेसिक MITM अटैक विद द हेल्प ऑफ ARP पॉइजनिंग। आपके लगभग सारे MITM अटैक ARP पॉइजनिंग के थ्रू ही फॉलो होते हैं वहां पर, राइट। आई होप इट्स क्लियर। यस। तो सर, जब इसका आईपी चेंज हो जाएगा, यूजर की रिक्वेस्ट जाएगी अटैकर के पास, उसके बाद आगे कैसे जाएगी राउटर के पास? सोर्स आईपी चेंज हो जाएगा? आपका जब यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा राउटर के पास, ठीक है, यूजर के लिए राउटर कौन है, आपका अटैकर। तो रिक्वेस्ट पहुंची यहाँ, उसके बाद आपकी अटैकर मशीन खुद से रिक्वेस्ट भेजेगी आगे राउटर के पास, जिसके अंदर आपके खुद का अटैकर का आईपी एड्रेस यूज होगा। एक्चुअल में ये रिक्वेस्ट भेजी यूजर ने, पहले पहुंचे ओके। अटैकर के पास, ठीक है। अटैकर वहां पे सोर्स आईपी चेंज करेगा और खुद का आईपी बाइंड करेगा वहां पर, ताकि राउटर को भी ये लगे कि हाँ, आपके यूजर ने ही रिक्वेस्ट भेजी है। बिकॉज राउटर के लिए यूजर का आईपी एड्रेस क्या है वहां पर, 1.10 ना कि 1.5। ओके। राउटर के लिए आपका यूजर कौन है, 1.10 ना कि 1.5। तो राउटर के ओके। लिए तो आपकी रिक्वेस्ट यूजर ने ही भेजी है, ओके। ओके, गॉट आपको इट। भरोसा दिलाने के लिए, हाँ। अदर देन दिस एआरपी पॉइजनिंग, लेट्स सी हमने कुछ मिस ना किया हो बस। तो स्विच हब हो चुका है, बेसिक सिंपल स्नीफिंग है, इसके बारे में पढ़ लेना। एक चीज हम लोगों ने मिस कर दी, दैट वाज ए प्रोमिस्कस मोड। प्रोमिस्कस मोड के बारे में बात करूं, लेट्स से अगर आपका जो सिंपल आपका जो एनआईसी कार्ड होता है वो अगर जब नॉर्मल मोड में काम करता है, लेट्स से यहाँ पर स्विच की जगह आपने अभी हब यूज किया होता, आप यहाँ पर स्विच यूज नहीं कर रहे, मान लो अभी के लिए आप यहाँ पर यूज कर रहे हो हब, ठीक है। अब M1 ने कोई मैसेज भेजा है M5 के लिए, मैसेज है M5 के लिए, लेकिन पहुंचा हर एक मशीन के पास, राइट। उस केस में जस्ट बिकॉज मैसेज सिर्फ M5 के लिए था, तो बाकी मशीन उस मैसेज को ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देंगे कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिंपल। तो मैसेज को कर देंगे डिस्कार्ड। ये है नॉर्मल एनआईसी मोड, ठीक है। बट अगर बात करूँ प्रोमिस्कस मोड की, प्रोमिस्कस मोड में आपकी मशीन्स पैकेट को एक्सेप्ट करती हैं, चाहे वो किसी भी मशीन के लिए आया हो नेटवर्क के अंदर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर मैसेज M1 ने भेजा M5 के लिए और वो ब्रॉडकास्ट हो गया, तो उसे M2 भी एक्सेप्ट करेगी, M3 भी एक्सेप्ट करेगी, M4 भी और एडमिन भी, अगर ये सभी मशीन प्रोमिस्कस मोड पे काम कर रही है तो। अगर ये प्रोमिस्कस मोड पे काम कर रही है तो प्रोमिस्कस मोड में सिंपल आपकी डेस्टिनेशन वेरीफाई नहीं होती, बेसिक आपकी डेस्टिनेशन वेरीफाई नहीं होती वहां पर कि डेस्टिनेशन कौन है। हम सारा का सारा ट्रैफिक कैप्चर करते हैं, ये भी मेरे लिए आया है, ये भी मेरे लिए आया है, राइट। उससे आप बोलते हो नॉर्मल प्रोमिस्कस मोड, क्लियर है। लेकिन सिर्फ नेटवर्क का ट्रैफिक, अगेन उसे आप बोलते हो जनरली प्रोमिस्कस मोड। आफ्टर प्रोमिस्कस मोड स्पैन पोर्ट हो गया, ये बेसिक कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, लाइक वायर टेपिंग। आप जनरली वायर नेटवर्क को अगर स्निफ करते हो तो उसे आप बोलते हो वायर टेपिंग। आप अगर वायरलेस नेटवर्क को स्निफ कर रहे हो तो उसे आप जनरली बोलते हो स्निफिंग। देखिए आपकी स्निफिंग टर्म दोनों के लिए भी यूज हो सकती है। आपकी स्निफिंग टर्म वायर टेपिंग के साथ भी यूज कर सकते हो, आप स्निफिंग टर्म को वायर्ड नेटवर्क के लिए भी यूज कर सकते हो और वायरलेस नेटवर्क के लिए भी यूज कर सकते हो, अगेन।
राइट। बट वायर टेपिंग आपका जनरली सिर्फ और सिर्फ वायर्ड नेटवर्क के लिए यूज होता है। इसके भी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला आपका एक्टिव वायर टेपिंग, जहां पर आप पैकेट्स को एनालाइज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर रहे हो आप, राइट, कर सकते, मॉडिफाई कर भी सकते हो और कर रहे हो, तभी उसको आप बोलते हो एक्टिव वायर टेपिंग या फिर एक्टिव स्निफिंग। सेकंड वन वाज योर पैसिव वायर टेपिंग और पैसिव स्निफिंग, जहां पर आप सिर्फ एनालाइज कर रहे हो, उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे, जहाँ पर आपका मेन फोकस है पैकेट को एनालाइज करने के लिए बस, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर रहे वहां पर, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते मान लो। दैट वाज द पार्ट ऑफ पैसिव वायर टेपिंग। थर्ड वन वाज योर लॉफुल इंटरसेप्शन, जहाँ पर आपके गवर्नमेंट एजेंसीज कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है वायर टेपिंग या फिर स्निफिंग के अंदर, तो उसे आप बोलते हो लॉफुल इंटरसेप्शन या फिर लॉफुल वायर टेपिंग। लॉफुल स्निफिंग बोल लो, बेशक सेम ही टर्म है, बट वहां पर आपका टर्म लॉफुल यूज होता है आपकी अगर गवर्नमेंट एजेंसीज कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है तो, राइट। देन आफ्टर दैट आपका सिंपल मैक फ्लडिंग आता है यहाँ पर। डिफेंडिंग टेक्निक्स इन सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। पॉइंट क्या है वहां पर, आपके कैम टेबल हो, आपकी एआरपी टेबल हो या फिर डीएचसीपी सर्विस को आईपी असाइन करने की बात हो, ये सभी एक्शंस तभी लिए जाते हैं जनरली जब आपका एडमिन आपको अलाउ करे। अगर वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एडमिन की मशीन से आई है, अगर वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एडमिन की मशीन से आई है कि आपको ये कैम टेबल अपडेट करना है, आपको ये आईपी एड्रेस असाइन करना है, राइट, तभी आप वो एक्शंस परफॉर्म करोगे। या फिर कैम टेबल को अपडेट करने से पहले या फिर आईपी असाइन करने से पहले आप एक बार एडमिन को अलर्ट जरूर करते हो कि ये अपडेट हो रहा है कैम टेबल के अंदर, तो करना है या नहीं करना, यस और नो आप जनरली पूछते हो, अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है जनरली पूछते हो एडमिन से। दैट वाज द बेसिक सिक्योरिटी, उसे आप बोलते हो पोर्ट, पर्टिकुलर टर्म थी वहां पर, पोर्ट सिक्योरिटी, राइट, जहां पर आप एडमिन परमिशंस के साथ ही चीजों को अपडेट करते हो, रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हो, राइट। देन सिंपल डीएचसीपी सर्विस आती है, डीएचसीपी अटैक्स आते हैं। देन इसके सिंपल पोर्ट नंबर की IPv4 में आपका पोर्ट नंबर 67 और 68 यूज होता है, और अगेन आपका डीएचसीपी में हमेशा ही आपका यूडीपी प्रोटोकॉल फॉलो होता है, ना कि टीसीपी। एक और चीज, IPv6 में आपका पोर्ट नंबर 546 और 547 यूज होता है यहाँ पर। डीएचसीपी स्टारवेशन हो गया, डीएचसीपी लो एक्सेस पॉइंट हो गया हमारे पास। देन बेसिक्स डीएचसीपी आर्ट स्पूफिंग में आप जनरली वन साइड स्पूफिंग करते हो, आप सिंपल ये भरोसा दिलाते हो किसी एक मशीन को, या फिर ये मान लो आप यहाँ पर खुद का एक्चुअल मैक एड्रेस हाइड कर रहे हो वहां पर बस, आप वहां पर खुद का मैक एड्रेस अगर हाइड करते हो, वो भी आप ARP स्पूफिंग के अंदर काउंट कर सकते हो। या फिर आप अगर किसी और यूजर की आइडेंटिटी वहां पर यूज कर रहे हो कि मेरा जो आईपी एड्रेस है, मेरा जो मैक एड्रेस है वो ये नहीं है, अब ये है, लेकिन आप सिर्फ एक साइड पे पॉइजन कर रहे हो वहां पर रिकॉर्ड्स को, आप सिर्फ राउटर को बोलते हो कि मेरा पर्टिकुलर मैक एड्रेस ये नहीं है, ये है, या फिर मेरा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ये नहीं है, ये है, राइट। आप उसको वन वे पॉइजनिंग भी बोल सकते हो, एआरपी स्पूफिंग को, कि आप किसी एक मशीन के एआरपी रिकॉर्ड्स को पॉइजन कर रहे हो, दैट्स ऑल, राइट। आप वहां पे कंप्लीट एमआईटीएम के लिए टू वे पॉइजनिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक साइड की मशीन को, एक साइड के मशीन के एआरपी टेबल को पॉइजन कर रहे हो। दैट वाज योर बेसिक एआरपी स्पूफिंग। आप वहां पर आपका मैक एड्रेस भी स्पूफ कर सकते हो और आपका आईपी एड्रेस भी जनरली चेंज कर सकते हो, बट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में एआरपी स्पूफिंग के अंदर आपका मैक एड्रेस आप स्पूफ करते हो, राइट। देन आफ्टर दैट सिंपल स्पूफिंग अटैक हो गया, मैक स्पूफिंग डुप्लीकेशन हो गया, सिंपल डीएनएस पॉइजनिंग, ये हमारा मिसिंग रह गया। ओके, डीएनएस पॉइजनिंग के ऊपर आ जाओ नाउ। डीएनएस पॉइजनिंग के लिए मुझे थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, अब बेहतर है। तो इन केस ऑफ डीएनएस स्पूफिंग, हमारी जब रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर के पास, तो अगेन वहाँ पर बेसिक रिकॉर्ड्स ही होते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है, डोमेन नेम क्या है, राइट। मान लो यहाँ पर कोई एक डीएचसीपी सर्वर आपके पास, नोट डीएचसीपी, डीएनएस सर्वर, आपके पास यहाँ पर कोई एक डीएनएस सर्वर है, ठीक है, ये आपका मान लो नॉर्मल राउटर है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर नॉर्मल क्लाइंट मान लो, राइट। आपके क्लाइंट ने कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी है राउटर के पास, इसमें कोई एक वेबसाइट को विजिट करने की कोशिश कर रहा है कि ये वेबसाइट मुझे विजिट करवानी है, फिर करनी है मान लो google.com, facebook.com, instagram.com, कुछ भी मान लो अगेन वहां पर, बट एक कोई वेबसाइट है जिसे आपका यूजर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है,
क्लियर? नाउ अब आपकी रिक्वेस्ट, मान लो आपका जो राउटर है यहाँ पर, आपकी हर एक मशीन डीएनएस रिकॉर्ड स्टोर करती है। हर एक मशीन, चाहे आपकी विंडोज मशीन हो, चाहे आपका सिंपल राउटर हो, चाहे आपका सिंपल सर्वर हो, चाहे सिंपल आपका आईएसपी क्यों ना हो, आपकी हर एक मशीन ऑलमोस्ट आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स को स्टोर करती है। सभी रिकॉर्ड स्टोर नहीं होते, वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड स्टोर होते हैं जनरली। मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड। पहले तो यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं राउटर के साथ, एंड देन यहाँ राउटर से एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा सर्वर के साथ। ठीक है ना? अब लेट्स से आपका जो यूजर है, उसने कोई रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पर google.com के लिए, राइट? उस टाइम पर जो यूजर की मशीन होगी, वो पहले चेक करेगी कि मेरे डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर google.com के लिए कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है या नहीं है। अगर उन रिकॉर्ड्स के अंदर आपकी मशीन को google.com के लिए आईपी एड्रेस मिल जाता है, इस वेबसाइट google.com के लिए ये आईपी एड्रेस है, उस केस में आपका google.com डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मशीन के लिए या फिर उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए सीधी फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है? बट अगर आपकी मशीन के अंदर google.com के लिए कोई आईपी एड्रेस नहीं है, उस टाइम पे रिक्वेस्ट जाएगी पहले राउटर के पास। देन राउटर चेक करेगा कि मेरे रिकॉर्ड्स के अंदर, मेरे डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर google.com है या नहीं है। अगर वहाँ पर google.com होगा, तो आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली कहाँ जाएगी? गूगल सर्वर के पास, और वहाँ से इजीली रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये लो, यहाँ पर एक गूगल सर्वर भी डिप्लॉय कर लेते हैं। मान लो ये मेरा गूगल सर्वर है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसको। ये मान लो गूगल सर्वर आ गया यहाँ पर, ये कर लेते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश। ठीक, राइट? तो यहाँ हो गया मान लो कनेक्शन स्टैब्लिश। अगर राउटर के पास आपका google.com के लिए आईपी एड्रेस होगा, तो ये है मेरा google.com। इसका आईपी एड्रेस अभी के लिए मान लो कुछ है लाइक 4.5.6.7। ठीक है? ये इसका आईपी एड्रेस है अभी के लिए, मान लो बस। जनरली ऐसा नहीं होता, बट अभी के लिए मान लो। हमारे आईपी एड्रेस हम कुछ भी माने, हमारी मर्जी है, खैर। तो ये आपका आईपी एड्रेस है google.com के लिए। अगर आपके राउटर के पास भी google.com का आईपी एड्रेस नहीं होगा, उस केस में आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? आपके डीएनएस सर्वर के अंदर। और डीएनएस सर्वर आपका जनरली दो रिकॉर्ड्स तो स्टोर करता ही करता है। पहला आपका डोमेन नेम, दूसरा उसका आईपी एड्रेस। मैं यहाँ पे एक सिंपल टेबल क्रिएट कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, हमारा एक कॉलम हो गया आपके डोमेन के लिए, एक कॉलम हो गया डोमेन नेम के लिए, आपका दूसरा कॉलम मान लो आपके आईपी एड्रेसेस के लिए। ठीक है? नाउ यहाँ पर आपके सिंपल डोमेन नेम्स के सिंपल रिकॉर्ड स्टोर होंगे। आपका डोमेन नेम क्या है? google.com। वहाँ पर आईपी एड्रेस क्या है मेरे पास? 4.5.6.7, राइट? अब आपकी रिक्वेस्ट पहुंची डोमेन सर्वर के पास, सिंपल डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट पहुंची। सर्वर ने अपने रिकॉर्ड्स चेक किए कि मेरे पास google.com के लिए कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है या नहीं है। अगर वहां पर आपको आईपी एड्रेस मिलते हैं, तो एक बेसिक रिस्पॉन्स आएगा राउटर के पास कि google.com का आईपी एड्रेस ये है 4.5.6.7, और इसे विजिट कर लो आप, सिंपल, राइट? तो आपका जो राउटर होगा, वो एक सिंपल एक रिक्वेस्ट भेजेगा google.com के पास, एंड देन वहां से रिस्पॉन्स आएगा और वो आपको सिंपल विजिबल होगा। तो इजीली वहाँ पे google.com का जो पेज है वो दिख जाएगा वहां पर, सिंपल। ये नॉर्मल कंडीशन। इन केस इसी तरीके से आपका अटैकर आपके मशीन के ऊपर जो डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मॉडिफाई कर पाए, या फिर किसी तरीके से जो डीएनएस रिकॉर्ड्स आपके राउटर के ऊपर है उन्हें मॉडिफाई कर पाए, या फिर किसी तरीके से जो डीएनएस रिकॉर्ड्स आपके डीएनएस सर्वर के ऊपर स्टोर है उन्हें वो पॉइजन कर पाए, उन्हें सिंपल मॉडिफाई कर पाए, तो उसे आप बोलते हो डीएनएस पॉइजनिंग। आपको बस डीएनएस रिकॉर्ड्स को पॉइजन करना है। दैट वाज द पार्ट ऑफ डीएनएस पॉइजनिंग। अब लेट्स से आपका जो अटैकर था, उसने यहाँ पर डीएनएस रिकॉर्ड्स को कर दिया पॉइजन। ठीक है? मतलब
यहाँ पर मान लो अभी के लिए कुछ रिकॉर्ड्स थे 4.5.6, ये गूगल की आईपी थी, बट मान लो आपके अटैकर ने इसे कर दिया मॉडिफाई और यहाँ पर कोई आईपी एड्रेस डाल दिया जानबूझ के, मान लो यहाँ पर 8.8.9.9, ठीक है। आपके अटैकर ने यहाँ पर खुद के वेब सर्वर का आईपी एड्रेस डाल दिया, राइट। अब जब रिक्वेस्ट आएगी इस पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर के पास, वो अगेन चेक करेगा कि google.com के लिए आईपी एड्रेस क्या है, उसे मिलेगा क्या 8.8.9.9, ठीक है। ये अलग वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर आपके अटैकर ने जानबूझ के कॉन्फ़िगर किया है, राइट। ये मान लो यहाँ पर कोई एक वेब सर्वर है, सर्वर्स के लिए हमने आई थिंक ये यूज किया था, ओके इसे यूज कर लेते हैं। ये लो, ये आपका वेब सर्वर है आपके अटैकर का, इसका आईपी एड्रेस क्या है 8.8.9.9, इसका नाम कर लेते हैं ये लो अटैकर वेब सर्वर, ये लो, ठीक है। नाउ अब आपको आईपी क्या मिली 8.8.9.9, तो आपके राउटर के पास अगेन रिस्पॉन्स आएगा कि आईपी एड्रेस ये है google.com का, इसे रिक्वेस्ट यहाँ भेज दो। उस टाइम पे आपका जो राउटर होगा वो रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, आपके अटैकर वेब सर्वर के पास, आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। आपने सिंपल डीएनएस रिकॉर्ड्स को पॉइजन किया है वहां पर, दिस इज योर बेसिक डीएनएस पॉइजनिंग। आप डीएनएस रिकॉर्ड्स या तो विक्टिम की मशीन के ऊपर पॉइजन करो, या फिर आप राउटर के ऊपर पॉइजन करो, या फिर आप डीएनएस सर्वर्स के ऊपर पॉइजन करो, तीनों जगह पे आपने डीएनएस रिकॉर्ड्स को ही पॉइजन किया है बस, उसे आप बोलते हो डीएनएस पॉइजनिंग। आप अगर डीएनएस सर्वर के ऊपर रिकॉर्ड्स को पॉइजन करते हो तो उसका जो एरिया कवर होता है वहां पर आप एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, एक पर्टिकुलर विक्टिम के लिए यहाँ पे सिंपल डीएनएस पॉइजनिंग नहीं कर रहे, बिकॉज इस सर्वर के पास मल्टीपल यूजर्स की रिक्वेस्ट आती है मल्टीपल नेटवर्क से। मान लो एक कोई यूजर बैठा है इंडिया में, एक कोई यूजर बैठा है कनाडा में, दोनों यूजर की रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर के ऊपर आ सकती है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। लेकिन पर्टिकुलर राउटर की बात करूँ तो पर्टिकुलर राउटर इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर तक ही सीमित है, राइट। बिकॉज इस राउटर के पास इस नेटवर्क के अंदर से ही रिक्वेस्ट आएगी, तो यहाँ पर भी मल्टीपल यूजर्स आपके इन्फेक्ट होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर नेटवर्क तक सीमित है वो, राइट। और आप अगर रिकॉर्ड्स पॉइजन कर रहे हो विक्टिम की मशीन के ऊपर, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस विक्टिम की मशीन तक सीमित है, राइट, ना कि कहीं और। वो सिर्फ उस पर्टिकुलर विक्टिम की मशीन तक लिमिट करता है वहां पर वो अटैक, बट अगेन तीनों ही आपके डीएनएस पॉइजनिंग में काउंट होते हैं। आई होप इट्स क्लियर ना। यस। अदर देन दिस, इसके अलावा एक चीज और आती है, दैट वाज योर डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। कैशे पॉइजनिंग भी सेम ही आता है, बस हल्की सी थोड़ा सा डिफरेंट है वो। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर को, तो यहाँ से एक बार इरेज कर लेते हैं ये पोर्शन, डिलीट, ठीक है। अब मान लो आपका जो डीएनएस सर्वर था, इसे एक साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो ये यहाँ पर कोई एक डीएनएस सर्वर था मेरे पास, ठीक है। तो मेरा डीएनएस सर्वर है एक, इसी की तरह मान लो कोई दो चार डीएनएस सर्वर्स और है मेरे पास, एक ये है और एक और ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर तीन डीएनएस सर्वर है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ कैशे, इन केस ऑफ सिंपल डीएनएस, आपका डायरेक्टली रिक्वेस्ट आपके डीएनएस सर्वर्स के पास नहीं जाती, आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली डीएनएस सर्वर के पास नहीं जाती। यहाँ पर रिक्वेस्ट जाने से पहले एक और सर्वर काम करता है इनके सामने, दैट वाज योर कैशे सर्वर, जिसके अंदर भी अगेन आपके यही दो रिकॉर्ड्स होते हैं, बट आपके कुछ पर्टिकुलर डोमेन्स के लिए। यहाँ पर चीजें सेम ही हैं, बट यहाँ पर लिमिट क्या है, आपके डोमेन्स लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही रिकॉर्ड स्टोर होंगे, वही। एक बार थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं स्ट्रक्चर, एक सेकंड ठहरो बस, आ जाओ इस तरफ। मैं ये रिकॉर्ड्स ठीक कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर पॉइजन वैल्यू है 8.8.8.9, तो इन्हें ठीक कर लेते हैं। ये डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। यहाँ पर एक वैलिड आईपी एड्रेस डाल देता हूँ मैं अभी के लिए, कुछ भी डाल दो, अगेन 4.4.5.5 डाल दो अभी के लिए, मान लो नॉर्मल, ठीक है। इसका साइज छोटा करना पड़ेगा लगे हाथ, मान लो साइज हो गया ये,
ठीक है, अब इसे यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ कर लो पेस्ट। ये हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये हो गया यहाँ पर। अब बेहतर है। ओके, नाउ इसको हम नाम देंगे डीएनएस कैशे सर्वर, बिकॉज ये सिर्फ वही रिकॉर्ड स्टोर करेगा जिनके लिए आपका यूजर बार बार फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट भेजता रहता है। मतलब हमें पता है कि हम google.com को, facebook.com को या फिर instagram.com को, इन वेबसाइट्स को हम बहुत बार विजिट करते हैं, राइट। तो जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनके लिए हम एक सेपरेट सर्वर रखते हैं, हम एक सेपरेट डीएनएस सर्वर रखते हैं कि अगर इन पर्टिकुलर पॉपुलर वेब पेजेस, पॉपुलर डोमेन्स के लिए रिक्वेस्ट आती है तो आप उन्हें मेन सर्वर्स के पास भेजने से पहले आप उन्हें खुद ही रिस्पॉन्स भेज दो। मेरे पास उनका रिक्वेस्ट मत भेजो, आप उनके लिए खुद से रिस्पॉन्स भेज दो, बिकॉज उनके लिए बार बार रिक्वेस्ट आती रहती है। तो आपका जो कैशेस सर्वर है यहाँ पर, उसका ये कैशेस डीएनएस सर्वर है, डीएनएस कैशे सर्वर यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पॉपुलर रिकॉर्ड्स ही स्टोर होंगे बस। तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स भी आपका ये डीएनएस कैशे सर्वर ही भेजेगा। तो आपका जो डोमेन आपने रोल करने की कोशिश की है, चाहे वो फेसबुक हो, राइट। अब फेसबुक की कुछ आईपी मान लो, अगेन यहाँ पर मान रहा हूँ मैं 8.8.9.9, ठीक है, कुछ भी मान लो, हमारा ही नेटवर्क है, हमारा ही सब कुछ है, इंटरनेट ही हमारा मान लो, राइट। अब आपका अगर विक्टिम, आपका नॉर्मल यूजर सिंपल रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा है इन पॉपुलर डोमेन्स के लिए, राइट, तो आपका जो कैशे सर्वर है वो खुद से ही रिस्पॉन्स भेज देगा, वो रिक्वेस्ट आगे मेन डीएनएस सर्वर्स के पास नहीं जाएगी, राइट। और आपने अगर यहाँ पर डीएनएस कैशे सर्वर के रिकॉर्ड्स को पॉइजन किया है, आपने अगर डीएनएस कैशे सर्वर के रिकॉर्ड्स को पॉइजन किया है तो उसे आप बोलते हो डीएनएस कैशे पॉइजनिंग, राइट। आपने सिर्फ कैशे सर्वर के रिकॉर्ड्स को पॉइजन किया है, चाहे उनमें से कोई भी एक रिकॉर्ड पॉइजन करो आप अगर आपके लिए, चाहे वो फेसबुक के लिए हो चाहे गूगल के लिए हो, बट आपने इनमें से कोई भी एक रिकॉर्ड पॉइजन कर दिया, लेकिन पॉइजन किया क्या है, कैशे सर्वर के ऊपर, राइट। उसे आप बोलते हो डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। मान लो मैंने यहाँ पे आईपी दे दिया 10.12.13.14, राइट, लेकिन आपने कैशे सर्वर के ऊपर रिकॉर्ड्स को पॉइजन किया है, उसे आप बोलते हो डीएनएस कैशे पॉइजनिंग, राइट। आई होप इट्स क्लियर। अगेन चीजें सेम ही है, आपने बस कैशे सर्वर को पॉइजन किया इस बार, द ओनली डिफरेंस इज कि आपने डीएनएस पॉइजनिंग ही परफॉर्म की है, लेकिन कैशे सर्वर के ऊपर स्पेसिफिकली, इसलिए आप उसे बोलते हो डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। ओके, सो ये कैशे सर्वर क्लाइंट के ऊपर होता है, राइट? नहीं, ये कैशे सर्वर आपका जनरली अलग से डिप्लॉय भी होता है, ये क्लाइंट के ऊपर भी काम करता है कभी कभी, और ये राउटर आपका खुद से भी स्टोर करके रखता है। आपका कैशे ओके, सर्वर आपको जनरली राउटर्स के ऊपर मिलता है, ना कि क्लाइंट्स के ऊपर। क्लाइंट्स आपका कुछ ही पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को स्टोर करता है, लाइक आपका लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस हो गया, आप अगर सिंपल ब्राउजर के अंदर कॉपी लिखते हो यहाँ पर लोकल होस्ट, तो यहाँ पर आपका 127.0 वाला एड्रेस स्टोर होता है, बिकॉज क्लाइंट्स के मशीन के ऊपर आपके जनरली यही दो आईपी एड्रेस स्टोर होते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, नेटवर्क स्ट्रक्चर ठीक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। लाइन का कलर ब्लैक, ये यहाँ से यहाँ तक, अब बेहतर है। ओके, आपकी विंडोज मशीन के ऊपर भी या फिर कहीं पर भी आपके जनरली यही दो रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। यहाँ सर्च कर रहा हूँ मैं सिस्टम 32 के लिए, विंडोज सिस्टम 32 फोल्डर नीचे कहीं होगा, यहाँ पर ये रहा सिस्टम 32। यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी ड्राइवर्स के नाम से, यहाँ पर एक उस फोल्डर फोल्डर है ड्राइवर्स के नाम से। इसके अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा ईटीसी के नाम से, इसके अंदर हमारी होस्ट फाइल्स होती हैं यहाँ पर। तो आपके सारे लगभग जो रिकॉर्ड स्टोर करता है आपका वेब का नॉर्मल मशीन, तो सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ होस्ट फाइल के अंदर मिलेंगे। इसे भी क्या नोटपैड में ओपन कर लेते हैं, ये लो। अब क्या बेसिक अभी के लिए दो रिकॉर्ड्स ही मिलते हैं नॉर्मल मशीन में, आपको ये दो रिकॉर्ड्स ही मिलेंगे लोकल होस्ट के लिए, 127 का एड्रेस और एक बेसिक 00 वाला एड्रेस भी मिलता है। आपको सेम ही रिकॉर्ड्स मिलेंगे विंडोज में भी
आपको सेम ही रिकॉर्ड्स मिलेंगे लाइनक्स में भी। दोनों के लिए अगेन आपकी एड्रेस, आपका जो पाथ है वो सेम रहेगा, /etc/host files। बट विंडोज में आपकी जो /etc/host फाइल है वो इस पर्टिकुलर पाथ के अंदर स्टोर होता है आपका, /c विंडोज system32 देन ड्राइवर्स देन etc एंड देन आपका होस्ट फाइल। बट अगेन etc के अंदर ही आपकी होस्ट फाइल स्टोर होती है, चाहे विंडोज हो चाहे लाइनक्स हो। पॉइजनिंग ही हुई है नॉर्मल, चाहे वो कैशे सर्वर के ऊपर हो रही है तो उसे आप बोलते हो डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। अगर सिंपल आपने मेन सर्वर को पॉइजन किया है तो उसे आप बोलोगे सिंपल डीएनएस पॉइजनिंग, सिंपल, राइट। दिस इज योर बेसिक डीएनएस पॉइजनिंग एंड डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। ओके, आपको यहाँ भी फाइल मिल जाएगी। चलते हैं cd etc के साथ, ls कर रहा हूँ मैं सिंपल, और यहाँ पे ग्रैब कर लेते हैं फाइल को होस्ट के नाम से। आपको यहाँ पर फाइल मिलती है होस्ट के नाम से, इसे कर लेते हैं ओपन GEDIT एंड होस्ट। आपको यहाँ पर भी बेसिकली दो ही रिकॉर्ड्स मिलते हैं, लोकल होस्ट के लिए और आपका मशीन का नाम मिल रहा है यहाँ पर अगेन, तो वो भी सेम चीज़ है, बट अगेन आपको एड्रेस यही मिलेगा 127 लोकल लूप बैक का एड्रेस ही मिलेगा आपको यहाँ पर, चाहे विंडोज मशीन हो चाहे लाइनक्स मशीन हो अगेन, राइट। So I hope it's clear, like what is DNS cache poisoning, what is simple match flooding, what is DHCP starvation attack, what is rogue access point, and what is ARP poisoning. इनके अंदर कोई यस। डाउट हो यू कैन आस्क मी। अदर देन दिस ओके सिंपल आपके वायर शक वगैरह प्रैक्टिकल पार्ट आता है फिर वहां पर, तो थ्योरेटिकल में बेसिकली यही चीज है। ओके, इनके प्रैक्टिकल्स भी होंगे जो ऊपर किए हैं प्रैक्टिकल्स भी सभी। होंगे। ओके स्टार्ट करें। यस। ऑल राइट देन, इसे अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ मैं, डोंट सेव, क्लोज, नोटपैड फाइल भी क्लोज। मैं यहाँ पर एक मशीन और यूज करूंगा, विंडोज 10। ऑलराइट, सो नेटवर्क स्नीफिंग के लिए आपका एक टूल, वन ऑफ द बेस्ट टूल मान लो, जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है, और आप उसको इजीली यूज कर सकते हो काली लिनक्स के अंदर, किसी भी लिनक्स के अंदर अगेन, और विंडोज के लिए भी आता है। दैट वाज योर वायर शार्क। वायर शार्क आपको नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर करने में हेल्प करता है, वो सिर्फ कैप्चरिंग तक लिमिटेड है, लेकिन अगेन आपका वायर शार्क सिर्फ पैकेट को कैप्चर करके आपको लिस्ट आउट करता है एंड दैट्स ऑल, राइट। सबका यहाँ पर डिफरेंट इंटरफेस मिलते हैं, चाहे कोई इथरनेट हो, चाहे कोई एनी हो, चाहे लूप बैक हो, चाहे ब्लूटूथ के लिए हो, चाहे सिंपल वायरलेस आप अगर यूज कर रहे हो तो आपको वायरलेस के लिए भी यहाँ पर इंटरफेस दिखाता है, राइट। तो अगेन आप यहाँ पर वही इंटरफेस चूज करो जहाँ पर फ्लक्चुएशन दिखे कि हाँ इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, राइट। और अगेन आपका वायर शार्क आपके एनआईसी कार्ड को प्रोमिस्कस मोड पे ही यूज करता है हमेशा, ताकि वो नेटवर्क का पूरा ट्रैफिक कैप्चर कर पाए, ना कि सिर्फ मशीन का। आपका वायर शार्क बाय डिफॉल्ट प्रोमिस्कस मोड पे ही काम करता है, आप अगर चाहो तो इसको प्रोमिस्कस मोड से हटा भी सकते हो, उसके ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर, वायरलेस के अंदर आ जाओ या फिर यही के ऑप्शन मिलेंगे कैप्चर, इसके ऑप्शन यही मिलेंगे, प्रेफरेंसेस के अंदर मिलेंगे आई थिंक। तो प्रोमिस्कस मोड कैप्चर, ये रहा कैप्चर पैकेट इन प्रोमिस्कस मोड। आप अगर इसको हटा देते हो तो आपका मशीन का सिर्फ ट्रैफिक कैप्चर होगा वहां पर, ना कि पूरे नेटवर्क का। आप अगर सिर्फ लिमिट करना चाहो सिर्फ पर्टिकुलर मशीन तक, आपकी खुद की मशीन तक, तो प्रोमिस्कस मोड को हटा दो वहां पर, राइट। बट जनरली आपका प्रोमिस्कस मोड पे ही काम करता है आपका वायर शार्क। अदर देन दिस, अभी क्या करते हैं सिंपल स्टार्ट इथरनेट के लिए। आपको वायर शार्क में 3 डिफरेंट टैब मिलते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन। फर्स्ट टैब में आपको जनरली सारे पैकेट्स दिखेंगे जो कि नेटवर्क के अंदर फ्लो हो रहे हैं, राइट।
मैंने सिंपल फायरफॉक्स ओपन किया तो मुझे यहाँ पे कुछ पैकेट्स दिख रहे हैं, राइट। सेकंड टैब के अंदर आपको पर्टिकुलर पैकेट का हेडर्स मिलते हैं, सेकंड टैब में आपको पैकेट के हेडर्स मिलेंगे, राइट। कोई पैकेट उठा लो, अगेन आपको उसके हेडर्स मिलेंगे यहाँ पर। थर्ड टैब में जो पैकेट का डेटा होगा आपको उसकी हेक्स वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर, और उसका आस्की कोड भी मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो उसकी आस्की वैल्यूज भी मिलेंगी यहाँ पर, और उसके हेक्स वैल्यूज भी मिलेंगी। आप अगर चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हो, इनका जो फॉर्मेट वगैरह है वो भी चेंज कर सकते हो। आ जाओ वापस अगेन प्रेफरेंसेस के अंदर, यहाँ ऑप्शन है लेआउट का। आपको फर्स्ट पैनल के अंदर उनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए आप वो चूज कर सकते हो। इनका फॉर्मेट, इनका लेआउट जो चाहो सो चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट आपको यही मिलता है, राइट। कि फर्स्ट लिस्ट की फर्स्ट पैनल के अंदर आपको पैकेट लिस्ट मिलेगी, सेकंड के अंदर आपको सिंपल पैकेट की डिटेल मिलेंगे, जहाँ पर आपको बेसिकली एड्रेस मिलते हैं पैकेट्स के। थर्ड पैनल के अंदर आपको पैकेट बाइट्स मिलते हैं, कि वो जो जिसका डेटा होगा वो मिलेगा पैकेट पैनल 3 के अंदर। नाउ इसको आप अगर चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। अभी के लिए सिंपल चलते हैं, तो मुझे पैनल 3 के अंदर मुझे चाहिए पैकेट का डायग्राम, मुझे पैकेट का पूरा पूरा डायग्राम चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है पैकेट का, अगेन, राइट। और इसे मैं यूज कर रहा हूँ अभी के लिए इसको यूज कर लेते हैं अगेन। इसको अगर चेंज करना तो आप ऐसे चेंज कर लेते हैं, ये लो। मैं अभी के लिए ये पर्टिकुलर लेआउट यूज करूंगा, यहाँ पर फर्स्ट पैनल टॉप पे रहेगा, सेकंड पैनल लेफ्ट में और थर्ड पैनल राइट में। और करते हैं एक बार ओके क्लिक, ये मुझे दिख रहा है मेरे पैकेट हेडर्स यहाँ पर है, मेरे पैकेट का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, राइट। आप अगर चाहो तो यहाँ पर इसके फील्ड की वैल्यूज भी डिस्प्ले करवा सकते हो, शो फील्ड वैल्यूज। आपको यहाँ पर उसकी प्रॉपर वैल्यूज भी दिखेंगी, राइट। कि डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस क्या था, सोर्स में मैक एड्रेस क्या है, टाइप क्या है, प्रॉपर पैडिंग फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, बेसिक चीजें भी दिखेंगी आपको यहाँ पर, राइट। अदर देन दिस आप अगर चाहो तो आप फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो, कि मुझे अगर पैकेट देखना है किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए, मुझे सिर्फ वो पैकेट देखने हैं जो पर्टिकुलर मशीन से ओरिजिनेट हुए हैं, राइट। उसके लिए फिल्टर्स भी हैं यहाँ पर। आप सिंपल यूज कर सकते हो यहाँ पे IP.src, सोर्स के लिए आपका काम करता है SRC, तो डेस्टिनेशन आपका काम करता है DST। तो आपको अगर दोनों पे काम करवाना, दोनों पे फिल्टर लगाने एक साथ, कि मुझे सिर्फ वही मशीन वही पैकेट चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर मशीन से या तो ओरिजिनेट हुए हैं या फिर इस पर्टिकुलर मशीन के लिए आए हैं, बट उस पर्टिकुलर मशीन के लिए, राइट। उसके लिए आप यूज करते हो IP.addr, कि मुझे IP एड्रेस पे फिल्टर लगाना है, सोर्स और डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं लगाना, मुझे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर फिल्टर लगाना है। अब चाहे आपको एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का पैकेट देखने हो या फिर उसको एक्सक्लूड करना हो, वो ऑप्शन भी है। इसका आपको सिंपल मान लो, एक पर्टिकुलर आईपी के लिए पैकेट देखने हो तो आप यूज करते हो इक्वल इक्वल। आप जब इक्वलिटी के लिए कंपेयर करते हो तो आप दो बार इक्वल सिंबल यूज करते हो, और आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करते हो। मान लो मेरा अभी के लिए आईपी एड्रेस कुछ भी मान लो, यहाँ से 21, ठीक है। तो करता हूँ एंटर प्रेस, तो मुझे सिर्फ वही पैकेट्स दिखेंगे जो कि या तो यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं या फिर इस पर्टिकुलर मशीन के लिए आए हैं, राइट। और आपको नीचे राइट साइड में दिख भी जाता है कि कितने पैकेट्स अभी तक वायर शार्क ने कैप्चर किए हैं, और उनमें से कितने पैकेट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं अभी के लिए, राइट। तो यहाँ पर 61,000 पैकेट्स अभी के लिए कैप्चर हो चुके हैं, और उनमें से कुछ 99% पैकेट मुझे यहाँ पर भी विजिबल भी है, राइट। तो आप आईपी एड्रेसेस के लिए फिल्टर लगा सकते हो वहाँ पर। अदर देन दिस आपको अगर दो फिल्टर एक साथ अप्लाई करने हो, लेट्स से मुझे यहाँ पर फिल्टर लगाना है कि मुझे पर्टिकुलर सर्विस ARP के पैकेट्स चाहिए, ठीक है, मुझे पर्टिकुलरली ARP सर्विस के लिए पैकेट चाहिए, राइट। उस टाइम पर आप या तो यहाँ पर और कंडीशन लगाओ, OR और कंडीशन लगाओ, या फिर आप यहाँ पर लगाओ एंड कंडीशन, ठीक है। एंड कंडीशन में आपने जो लेफ्ट साइड में कंडीशन लगाई है वो भी ट्रू होनी चाहिए, और आप जो कंडीशन लगाओगे राइट साइड में वो भी ट्रू होनी चाहिए, आपको तभी पैकेट्स विजिबल होंगे। बट इन केस ऑफ और कंडीशन, और में दोनों में से कोई भी एक चीज, दोनों कंडीशन में से जो लेफ्ट में है और जो राइट में है, उन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए मेरे पास, दो में से एक तो होनी ही चाहिए, राइट। मैं भी क्या सिंपल करता हूँ, एंड कंडीशन को फॉलो। आप सिंपल एंड लिखो, यहाँ पर दो बार एम्परसेंट लिखो एंड कंडीशन के लिए। आप और कंडीशन के लिए OR यूज करो या फिर 2 टाइम्स पाइप यूज करो, दोनों सेम चीजें हैं,
राइट। अभी चलते हैं सिंपल एंड कंडीशन के साथ, और यहाँ पर फिल्टर लगा रहा हूँ मैं ARP के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ARP पैकेट्स दिखाओ, तो करता हूँ एंटर प्रेस। तो अभी मुझे यहाँ पर मिले हैं 0 पैकेट्स आउट ऑफ 85,000 पैकेट्स, मुझे यहाँ पर 0 पैकेट्स डिस्प्ले हुए हैं। प्रोटोकॉल करते हैं चेंज, और यहाँ चलते हैं TLS वर्जन के साथ, तो करता हूँ एंटर प्रेस। TLS आपका जनरली HTTPS, तो फिर आपके सर्विसेज को सिक्योर करने के लिए हम TLS यूज करते हैं। वो लिमिटेड नहीं है HTTPS के लिए। वन मोर थिंग, आपका TLS बाकी सर्विसेज के साथ भी काम करता है, राइट। तो मुझे यहाँ पर प्रोटोकॉल में सिंपल TLS ही दिखेगा, यू कैन वेरीफाई दिस थिंग। प्रोटोकॉल में आपको TLS ही दिख रहा है यहाँ पर, राइट। और मुझे यहाँ पर सिर्फ 1631 पैकेट्स विजिबल हुए हैं आउट ऑफ दिस 85,000 पैकेट्स, राइट। सब में या तो मेरा सोर्स आईपी एड्रेस 1.21 है, या फिर मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 1.21 है, और प्रोटोकॉल सिर्फ TLS ही फॉलो हुआ है वहां पर, राइट। तो आप बेसिक फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए, किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए, या फिर आप फ्लैग्स के लिए भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज, आपके फ्लैग्स के लिए भी पैकेट्स फिल्टर अप्लाई होते हैं यहाँ पर। फ्लैग्स के लिए सिंपल आ जाओ TCP डॉट फ्लैग्स डॉट फ्लैग का नाम स्पेसिफाई कर दो। वहां पर मान लो मुझे भी चाहिए के लिए, मुझे भी स्पेसिफिकली चाहिए सिंक फ्लैग्स, SYN फ्लैग्स, राइट। तो बेसिक फिल्टर अप्लाई करूंगा यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर कुछ पैकेट्स विजिबल होंगे आउट ऑफ दिस 87,500 सम पैकेट्स। मुझे यहाँ पर 87,200 सम पैकेट्स विजिबल है, राइट। तो मुझे यहाँ पर सिंक पैकेट्स विजिबल होंगे जनरली। अदर देन दिस, आपको अगर यहाँ पर किसी पैकेट को एनालाइज करना हो, मान लो मैं कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे चलते हैं विक्टिम मशीन के ऊपर। पासवर्ड आई थिंक यहाँ पर था 4565 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके यही है। चलते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। मैं 2 वेबसाइट को विजिट करूंगा यहाँ पर। पहला मेरा facebook.com, सेकेंड वन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, लेट्स गो विद testphp.vulnerweb.com। मेरी एक वेबसाइट सिक्योर है यहाँ पर, और मेरी एक वेबसाइट इनसिक्योर है वहाँ पर। मतलब एक का कनेक्शन सिक्योर है, रजिस्टर्ड कनेक्शन वेरीफाइड, मतलब कनेक्शन सिक्योर आपको दिख रहा है यहाँ पर, प्लस मतलब ये लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, राइट। बट यहाँ पर डिजी लॉकर में, डिजी लॉकर कह रहा हूँ, सिंपल वल्न वेब में यहाँ पर कोई कनेक्शन सिक्योर नहीं है, राइट। बी केयरफुल है, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर है, राइट। अब मैं काली के अंदर अगेन मेरा वायर शेक रीसेट कर रहा हूँ, बिकॉज पैकेट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी, ये मशीन को स्लो कर देगा वरना। तो वायर शेक हो गया रीसेट, अब बेहतर आई थिंक। और मैं यहाँ पर वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ अगेन, इसे कर लेते हैं रिफ्रेश, और यहाँ भी कर लेते हैं रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश के साथ साथ मैं यहाँ पर लॉगिन के लिए भी ट्राई कर लेता हूँ। लॉगिन विद यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड एज टेस्ट, और कर रहा हूँ यहाँ पर लॉगिन। नो डोंट सेव माय पासवर्ड्स। लॉगिन हो गया यहाँ पर, सिंपल। फिर मैं यहाँ ट्राई करता हूँ abc@gmail.com, पासवर्ड एज 12345678990, सिंपल, राइट। और करते हैं लॉगिन। मुझे यहाँ एरर मिला, लेकिन मेरा ट्रैफिक जरूर फ्लो हुआ है यहाँ पर, बिटवीन माई मशीन, बिटवीन माई सर्वर और फेसबुक, राइट। तो मैं अगर वापस आता हूँ काले लिनक्स के अंदर, तो यहाँ पर मेरे ट्रैफिक कैप्चर हुआ है, और यहाँ पर अराउंड लाइक 1,50,000 पैकेट्स कैप्चर हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल चलते हैं। एक सिंपल फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर HTTP सर्विस के लिए। आपका HTTP सर्विस का ये फिल्टर आपको जनरली HTTP वेबसाइट्स का ट्रैफिक दिखाएगा, जो कि इनसिक्योर ट्रैफिक में काउंट होता है, HTTP ना कि HTTPS। वहाँ पर सिक्योर कनेक्शंस के लिए ट्रैफिक नहीं दिखेगा आपको, आपको यहाँ ट्रैफिक दिखेगा सिंपल इनसिक्योर कनेक्शंस के लिए, इनसिक्योर वेबसाइट्स के लिए, राइट। मैं तो थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ पैकेट्स भी दिख जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ गेट रिक्वेस्ट जा रही है HTTP के साथ, तो फिर कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट भी होंगी साथ के साथ, राइट। अगर मैं इन रिक्वेस्ट को फॉलो करता हूँ यहाँ पर वन बाय वन की जगह सिंपल
राइट क्लिक कर लो कहीं भी, राइट क्लिक और करते हैं फॉलो टीसीपी स्ट्रीम, राइट। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर रिक्वेस्ट भी दिखेंगी और प्रॉपर रिस्पॉन्सेज भी दिखेंगे, बिकॉज आपकी वेबसाइट इनसिक्योर थी वहां पर, राइट। तो मुझे जो रेड में दिख रहा है अभी के लिए वो है मेरी रिक्वेस्ट, और जो ब्लू में है वो है मेरा बेसिक रिस्पॉन्स, राइट। यहाँ पर वेबसाइट कौन सी यूज हो रही है, tlu.dl delivery.mp.microsoft.com, राइट। मतलब ये ट्रैफिक मेरा पर्टिकुलर वेबसाइट टेस्ट पीएचपी के लिए तो नहीं है, राइट। आपका इतना बड़ा रिस्पॉन्स आया है वहां से, आपका रेस्पॉन्स एनक्रिप्टेड है। वन मोर थिंग, आपका रेस्पॉन्स एनक्रिप्टेड है बट कनेक्शन एनक्रिप्टेड नहीं है वहां पर, ये चीज भी याद रखना। कनेक्शन एनक्रिप्टेड होना एक चीज है और रिस्पॉन्स या फिर रिक्वेस्ट एनक्रिप्टेड होना एक चीज है, राइट। तो आप पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर मैसेज को एनक्रिप्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल अलग चीज है। और रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट का कंप्लीट एनक्रिप्टेड होना वो बिल्कुल अलग चीज है, राइट। आप अगर सिक्योर कनेक्शंस को यूज करते हो तो सिक्योर कनेक्शंस में आपकी रिक्वेस्ट और आपका रिस्पॉन्स कंप्लीट एनक्रिप्शन फॉलो करता है वहां पर, राइट। लेकिन आप अगर मैनुअली एनक्रिप्शन करते हो डेटा को लेके तो वहां पर आपका सिर्फ डेटा, आपका सिर्फ मैसेज एनक्रिप्टेड होगा, ना कि उसके पैकेट के हेडर्स। और मुझे यहाँ पर पैकेट हेडर्स क्लियरली विजिबल है बिकॉज कनेक्शन सिक्योर नहीं था, तो मुझे यहाँ पर हेडर्स तो क्लियर विजिबल है, राइट। अदर देन दिस, अभी के लिए वापस चलते हैं एक बार और चलते हैं HTTP के साथ, बिकॉज मुझे ट्रैफिक चाहिए टेस्ट PHP के लिए, राइट। अब या तो आप एक सिंपल बेसिक फिल्टर अप्लाई कर लो। अभी चलते हैं सिंपल एक कमांड होस्ट के साथ, मैं भी होस्ट कमांड यूज कर रहा हूँ, हो testphp.vulnweb.com। ये कमांड मुझे इस पर्टिकुलर वेब सर्वर का आईपी एड्रेस निकाल के देगी, राइट। मुझे आईपी एड्रेस मिला 18.192.172.30, इसे कर लो कॉपी। और मैं यहाँ पर दो फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ साथ, एंड कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पर, कंडीशन लगा रहा हूँ IP.addr इक्वल्स टू, पहला फिल्टर लगाऊंगा मैं मेरी खुद की मशीन के लिए, या फिर सिंपल फिल्टर लगा लो अपने वेब सर्वर के लिए 1892.72 और 30 और कर दो एंटर प्रेस। अब मुझे यहाँ पर जो ट्रैफिक मिलेगा वो पर्टिकुलरली टेस्ट PHP वेबसाइट के लिए है, राइट। तो अगर मैं इसे करता हूँ फॉलो TCP स्ट्रीम के अंदर फॉलो, राइट, तो मुझे यहाँ पर प्रॉपर रिक्वेस्ट दिख रही है, प्रॉपर रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं। और यहाँ पर इस बार वेबसाइट कौन सी है, testphp.vulnweb.com, राइट। ये तो हो गया मेरा नॉर्मल रिक्वेस्ट, नॉर्मल रिस्पॉन्स। मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर वो रिक्वेस्ट भी मिलेगी जिसके थ्रू मैंने लॉग इन किया था, राइट। क्रॉस स्क्रॉल कर लेते हैं तो मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर यूजर नेम मिल रहा है टेस्ट, पासवर्ड मिल रहा है टेस्ट, राइट। अगर आपकी वेबसाइट इनसिक्योर कनेक्शंस को यूज करती हैं, आपकी वेबसाइट अगर HTTPS यूज नहीं कर रही है और आपका विक्टिम उससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो वहां पर आप सिंपल वायर शार्क के थ्रू वहां पर उसका ट्रैफिक, उसकी रिक्वेस्ट को इजीली एनालाइज कर सकते हो और उन रिक्वेस्ट के थ्रू आप वहां से सेंसिटिव डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन कंडीशन है कि आपका विक्टिम इनसिक्योर सर्विसेज को यूज कर रहा हो। इनसिक्योर सर्विस चाहे कोई भी हो, चाहे सिंपल FTP हो, चाहे सिंपल टेलनेट हो, चाहे सिंपल HTTP हो, कोई भी हो अगेन, बट वहां पर आपकी सर्विस इनसिक्योर होनी चाहिए, राइट। तो आप बेसिक सिंपल एनालिसिस कर सकते हो ट्रैफिक के ऊपर विद द वायर शार्क। आपको बस डेटा को फॉलो करना है TCP स्ट्रीम के अंदर। इन केस आपका विक्टिम अगर VoIP सर्विस को यूज कर रहा है, राइट, जिसके थ्रू आप जनरली कॉलिंग करते हो, आप जब वॉइस ओवर कॉल्स करते हो, किसी एप्लीकेशन के थ्रू आप जब कॉल्स यूज करते हो, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो, चाहे सिंपल टेलीग्राम कॉल हो, चाहे सिंपल हैंगआउट कॉल हो, अगेन उस टाइम पर आपका जनरली VoIP सर्विस यूज होती है, राइट। वायरशार्क के अंदर VoIP सर्विस के पैकेट को एनालाइज करने के लिए भी ऑप्शन है यहाँ पर प्रॉपर, तो आप इस तरीके से भी इनको एनालाइज कर सकते हो। LTE के लिए भी है, VoIP के लिए भी है, तो बाकी प्रोटोकॉल्स के लिए भी है जो आपके यूज होते हैं जनरली कॉलिंग सर्विसेज के लिए, राइट। अदर देन दिस, वायरशार्क के अलावा एक टूल और आता है जो कि आप यूज कर सकते हो MITM अटैक को परफॉर्म करने के लिए, दैट वाज योर ज़ेरोस्प्लॉइट। वन आ क्वेश्चन, जाओ अपने फायरफॉक्स के ऊपर और मैं सिंपल सर्च कर रहा हूँ फॉर ज़ेरोस्प्लॉइट, तो कर दो एंटर प्रेस।
जेरोस्प्लॉइट की डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा है। एक और चीज, आपको डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी वहां पर। या तो आप इन डिपेंडेंसीज को खुद से इंस्टॉल करो, या फिर आप ये रेपोजिटरी कॉल कर लो यहाँ पर, जेरोस्प्लॉइट फ्रॉम। फ्रॉम को मत लिखो बेशक, क्रेजी इंडियन डेवलपर लिख लो, क्रेजी इंडियन डेवलपर। आपको यहाँ पर अगेन एक गिटहब की रेपोजिटरी मिलेगी, जिसके अंदर उन्होंने सिंपल बेसिक स्क्रिप्ट लिखी है आपकी डिपेंडेंसीज को वन बाय वन इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पर अगेन आपकी एपीटी कमांड्स ही यूज हो रही है और बेसिक पिप कमांड्स ही यूज हो रही हैं पाइथन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए, और आपके कुछ यूटिलिटीज को, कुछ टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए बेसिक। अब या तो आप खुद की स्क्रिप्ट लिख लो यहाँ से, इन्हें कर लो कॉपी, और इन्हें कर लो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर। ठीक है, इसे कर दो सेव विद एनी नेम। अगेन चलते हैं सिंपल डिपेंडेंसीज dep.sh के साथ, इसे कर रहा हूँ मैं अभी के लिए सेव। फाइल हो गई सेव। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इजीली। एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन एक और चीज, इसके साथ साथ आपको ये कमांड्स भी कॉपी करनी पड़ेंगी, कि मुझे ये गिट क्लोन की कमांड भी एग्जीक्यूट करनी है, देन पाथ भी चेंज करना है, और देन ये इंस्टॉलेशन की कमांड भी एग्जीक्यूट करनी है। तो इसे भी लगे हाथ स्टोर कर लेते हैं सेम फाइल के अंदर ही, dep.sh ओपन विद टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ कर दो पेस्ट। राइट, मैंने बस एक कंप्लीट लाइन ऑफ कोड्स कॉपी किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज आपको ये वन बाय वन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर आप खुद से इस एसएच फाइल को डाउनलोड करोगे तो ये खुद के कुछ लाइन ऑफ को प्रिंट करेगा अगेन, एंड देन आपको एट द एंड इन दो वेब पेजेस को ओपन भी करवाएगा फायरफॉक्स के अंदर, और मैं ये नहीं चाहता। उसके लिए मैंने बेसिकली इसको कॉपी कर लिया, एक फाइल के अंदर स्टोर कर लिया, और फाइल को कर दिया सेव विद एनी नेम डॉट एस एच। राइट, उसके बाद आपको करनी है ये फाइल एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए अब मेरी मशीन के अंदर जो डिपेंडेंसीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कुछ मैं जस्ट को पहले यूज कर चुका हूँ, तो मेरी मशीन में डिपेंडेंसीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। राइट, जो आप इंस्टॉल करोगे तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट टाइम मुझे भी लगेगा, बिकॉज वहाँ पर अपडेट कमांड भी यूज हो रही है अगेन। सिंपल करते हैं एग्जीक्यूट डॉट स्लैश dep, बट फाइल कॉल नहीं हो रही डायरेक्टली, बिकॉज परमिशन नहीं है मेरे पास फाइल के लिए। मैं करता हूँ -l dep.sh। मेरे पास सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। राइट, तो पहले परमिशंस को चेंज करते हैं, एंड देन आप इसको मॉडिफाई कर सकते, देन आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो डॉट स्लैश के साथ इजीली, chmod +x dep.sh। राइट, अब कर लो इसको एग्जीक्यूट डॉट स्लैश dep.sh, और करते हैं एंटर प्रेस। एक और चीज जिसको मैं sudo के साथ ही एग्जीक्यूट करूंगा, जिसको विद sudo, एंड देन करते हैं एग्जीक्यूट। पासवर्ड, ये लो पासवर्ड। पहले अपडेट कमांड कॉल होगी, देन उसके बाद मेरी ये बेसिक nmap इंस्टॉल होगा, hpm3 इंस्टॉल होगा, देन बिल्ड एसेंशियल इंस्टॉल होंगे, बेसिक चीजें ही इंस्टॉल होंगी, देन कुछ लाइब्रेरीज आपकी इंस्टॉल होंगी पाइथन की, एंड एट द एंड आपकी ऑफिशियल रेपोजिटरी से जेरोस्प्लॉइट को क्लोन किया जाएगा, देन फोल्डर को विजिट किया जाएगा, एंड देन आपका ये पर्टिकुलर पाइथन कमांड कॉल होगी इंस्टॉलेशन के लिए। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर है विद द नेम जेरोस्प्लॉइट, तो मैं इसको अभी के लिए इरेज कर देता हूँ। ये मेरा फोल्डर रहा यहाँ पर। अगर टर्मिनल के ऊपर sudo rm-rf zerosploit स्टार कर लेता हूँ मैं ले वहाँ पे। ओके, अब मेरे पास जेरोस्प्लॉइट को लेके कोई फोल्डर नहीं है। सही है, इसे एक बार कंप्लीट होने देते हैं। सर उसमें HTTPS की भी ऑप्शन होती है कैप्चर करने के लिए। आपका HTTP से ट्रैफिक कैप्चर होता है वहां पर, बट आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। मैं अगर दोबारा ओपन करूँ वायर शार्क को, तो आप कैप्चर तो कर पाओगे, बट एनालाइज नहीं कर पाओगे। मैं जो स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैसेज एनक्रिप्टेड था वहां पर, राइट, के आपको तरीके से ही उसके हेडर्स भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही मिलेंगे वहां पर। TLS ही फॉलो कर रहा हूँ मैं एज अ बेसिक फिल्टर। वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, इसे सिंपल लेते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर कनेक्शन सिक्योर है। राइट, तो कुछ डाटा ट्रांसमिट हुआ है यहाँ पर, एप्लीकेशन डेटा। इसे मैं अगर फॉलो करता हूँ, राइट क्लिक फॉलो TCP स्ट्रीम, तो मुझे यहाँ पर उसके हेडर्स भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही दिखेंगे।
बिकॉज HTTPS कनेक्शन सिक्योर रहता है वहाँ पर, तो आपके हेडर्स भी वहाँ पर एनक्रिप्टेड होकर ही जाते हैं जनरली। तो आप HTTPS को एनालाइज नहीं कर पाओगे बट कैप्चर जरूर कर सकते हो। इसी का इलाज है MITM अटैक। कि आपका ट्रैफिक आपकी मशीन से होते हुए जाएगा, उसी के लिए MITM अटैक जनरली किया जाता है आपका। तो जेरोस्प्लॉइट उनमें से एक है। तो जेरोस्प्लॉइट के थ्रू इजीली HTTPS कनेक्शंस को HTTP पे डाउनग्रेड कर सकते हो, अगर आपका वेब सर्वर आपको अलाउ करता है तो। अगर आपका वेब सर्वर आपका HTTPS वेबसाइट्स को भी ओपन करता है और सिंपल HTTP वेबसाइट्स को भी ओपन करता है, तो उस केस में आप कनेक्शंस को डाउनग्रेड कर सकते हो। आपके विक्टिम को कनेक्शन इनसिक्योर ही दिखेगा हमेशा। ओके, हमें इंस्टॉल करना है काली लिनक्स के लिए 1 एंटर। ओके, आपको अगर ये लाइन ग्रीन में दिखती है, जेरोस्प्लॉइट हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, इट मींस आपका जेरोस्प्लॉइट इंस्टॉल हो गया है, अगर ये ग्रीन में दिखती है तो, राइट। बट इन केस आपको ये लाइन दिखती है नॉर्मल ग्रे कलर में, उस केस में आपका जेरोस्प्लॉइट इंस्टॉल नहीं हुआ है प्रॉपर, राइट। तो सिंपल कॉल करते हैं। मैं भी पहले डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ, वरना वो डायरेक्टरी यहाँ पर एक फाइल मिलेगी आपको विद कोई फोल्डर मिलेगा विद द नेम जेरोस्प्लॉइट, राइट। मैं अगर सिंपल लिखता हूँ जेरोस्प्लॉइट और करता हूँ एंटर प्रेस, तो मुझे यहाँ पर मिला है कुछ एरर। फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टर्मिनल टेबल इंपोर्ट डबल टेबल, यहाँ पर डिपेंडेंसीज की एरर है, राइट। बट इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल आ जाओ इस फोल्डर के अंदर cd जेरोस्प्लॉइट, आपको यहाँ एक फाइल मिलेगी zerosploit.py, राइट। इसे कर लो कॉल। पहले मैं ओपन कर रहा हूँ gedit के अंदर, या फिर सिंपल चलते हैं पहले पाइथन के साथ, पाइथन एंड देन zerosploit.py। तो अगेन मुझे यहाँ पर एक एरर मिली, पाइथन 3 पे ट्राई करते हैं। लेट्स जस्ट गो विद पाइथन 3, ओके, रन एज रूट। तो मुझे यहाँ पर इस बार एरर मिली है इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के लिए कि मेरा ये फंक्शन रो अंडरस्कोर इनपुट कॉल नहीं हो पा रहा, बिकॉज पाइथन 3 में आपका ये फंक्शन है ही नहीं। इस फंक्शन को वहाँ पर रिप्लेस किया गया था बेसिक इनपुट फंक्शन के साथ। तो इसे मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, gedit zerosploit.py, यहाँ सिंपल सर्च कर लो, सिंपल क्या रिप्लेस ही कर लो रो अंडरस्कोर इनपुट को विद द नेम इनपुट। मैं बस इस पर्टिकुलर वर्ड रो अंडरस्कोर इनपुट को रिप्लेस कर रहा हूँ विद द वर्ड इनपुट। रिप्लेस ऑल, हो गए रिप्लेस। अब कर दो फाइल को सेव, क्रिएट से रीड ओनली फाइल, हमने sudo परमिशन नहीं लगाई वहाँ पे, सॉरी। sudo के साथ ओपन करते हैं इसको एंड sudo gedit zerosploit.py, ओके। अब अगेन यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं रो अंडरस्कोर इनपुट, और यहाँ पर देना है मुझे इनपुट, ठीक है। रिप्लेस ऑल और कर दो फाइल को सेव। नाउ आप इसको इजीली यूज कर पाओगे विद द सेम कमांड पाइथन 3 zerosploit.py, प्रॉपर काम करेगा ये, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, राइट। ये पाइथन 3 के साथ काम करता है। अगेन वन मोर थिंग, अदर देन दिस, आपके जेरोस्प्लॉइट के अंदर आपको सिंपल स्टार्ट करना पड़ेगा हेल्प के साथ, राइट। आपको हेल्प पर ही यहाँ सारी कमांड्स दिखेंगी। सिंपल स्टार्ट करते हैं स्कैन के साथ। मुझे मैंने नेटवर्क को स्कैन करना है कि नेटवर्क के अंदर कौन सी मशीन्स हैं और मैं किस किस मशीन के ऊपर MITM अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो एक पर्टिकुलर टारगेट को चूज कर सकता हूँ, मल्टीपल टारगेट्स को भी चूज कर सकता हूँ, और इन सभी के ऊपर एक साथ अटैक भी कर सकता हूँ, राइट। उसके लिए अगर मैं हैश टैग करता हूँ अगेन, तो मुझे प्रॉपर फॉर्मेट मिलता है कि मुझे कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है टारगेट्स को लिस्ट आउट करने के लिए, राइट। अभी क्या करते हैं सिंपल ऑल वर्ड के साथ, उस कर दो एंटर प्रेस। नाउ आपको यहाँ पर अटैक करने के डिफरेंट तरीके मिलते हैं। आपको बेसिक सिंपल स्निपिंग करनी है, आपको बेसिक कोई टाइप का अटैक परफॉर्म करना था, वो भी कर सकते हो अगेन, राइट। आप चाहो तो डाउनलोड को रिप्लेस करवा सकते हो, ट्रैफिक को शेक कर सकते हो, वेब पेजेस को शेक कर सकते हो, आप इमेजेस को रिप्लेस कर सकते हो, सिंपल स्निपिंग कर सकते हो, आप वहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट कर सकते हो वहाँ पर अगेन,
इनमें से मोस्ट ऑफ द चीजें काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं। लेकिन अगर बात करूँ सिंपल डोस की, तो डोस एक पर्टिकुलर मशीन पर ही काम करता है। इनमें से बहुत से अटैक्स आपके मल्टीपल टारगेट्स पे एक साथ काम करते हैं, बट बहुत से अटैक मल्टीपल टारगेट्स पे काम नहीं करते, राइट। तो उस केस में आपको टारगेट एक सिंगल रखना पड़ेगा कि मुझे एक सिंगल टारगेट, एक सिंगल मशीन के ऊपर अटैक करना है, राइट। तो टारगेट आप सिंगल रखते हो, मल्टीपल रखते हो, चीजें वहां भी वेरी करती हैं, राइट। अभी क्या सिंपल चलते हैं, शेकिंग वेब ब्राउजर कंटेंट, ओके। करते हैं मूव, एंटर। एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी सिंपल रन कमांड ही काम करती है यहाँ पर। अब अगर मेरा विक्टिम कोई भी वेब पेज ओपन करता है यहाँ पर, लेट्स से मैं इसी को रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर, रिट्राई, दिख रहा है मेरा वेब पेज वहां पर शेक हो रहा है प्रॉपर, राइट। तब इस टाइप के कुछ फनी टेक्स्ट को भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बेसिक स्निफिंग भी काम करती है अगेन। तो स्निफिंग में आपकी HTTPS वेबसाइट्स HTTP पे कन्वर्ट हो जाएंगी, और आप HTTPS ट्रैफिक को भी इजीली कैप्चर कर पाओगे वहां पर। बट अगर आपका वेब सर्वर आपको सिंपल HTTP कनेक्शंस भी अलाउ करता है, तो भी आपके कुछ मॉड्यूल्स वहाँ पे काम करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स काम नहीं करेंगे। तो वेब सर्वर के ऊपर भी कुछ डिपेंडेंसीज है यहाँ पे अगेन, राइट। अदर देन दिस, आप अगर इसके अलावा बाकी टूल्स ट्राई करना चाहो, लाइक एटरकैप हो गया, बेटर कैप हो गया, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। लेट मी जस्ट चेक हियर। अभी के लिए करते हैं मिनिमाइज, और अदर आप इस वहां पर आपका एटर कैप भी ट्राई कर सकते हो आप अगेन। एटर कैप के अंदर भी ऑप्शंस है, काली, ओके। आपको भी अगेन यहाँ पर इंटरफेस चूज करना पड़ता है। स्निफिंग एट स्टार्टअप, यस। प्राइमरी इंटरफेस ETH0, ब्रिज स्निफिंग नहीं करनी मुझे, तो करते हैं बेसिक सिंपल टिक के साथ स्टार्ट, एक्सेप्ट ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशंस, यस। नाउ आपकी बेसिक यहाँ पर सिंपल स्निफिंग स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर MITM मेन्यू के अंदर। इनमें एक ऑप्शन है आपका ARP पॉइजनिंग, राइट। बट पॉइजनिंग के अंदर आपको जनरली दो टारगेट्स चूज करने पड़ते हैं कि मुझे कौन कौन से टारगेट्स के ऊपर मुझे अटैक करना है, राइट। उसके लिए आपको पहले सिंपल स्कैन करना पड़ेगा नेटवर्क को। स्कैनिंग के ऑप्शन यहाँ है, स्कैन फॉर होस्ट, यहाँ पर होस्ट स्कैन होंगे, आपको लिस्ट मिलेगी यहाँ पर डेटाबेस के अंदर। मेरे पास मल्टीपल मशीन्स मिले हैं मुझे, इसमें से एक को रखो टारगेट 1 के अंदर, बाकी को डालो टारगेट 2 के अंदर, राइट। आपको जो राउटर होगा वो रहेगा एक टारगेट में, और जो बाकी आपके नॉर्मल विक्टिम्स होंगे वो रहेंगे टारगेट लिस्ट 2 के अंदर, राइट। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर इजीली ARP पॉइजनिंग कर सकते हो, ओके। और आपको यहाँ पर ट्रैफिक दिखता है जनरली। एक और चीज, आपका जो एटर कैप है, तो जो GUI वर्जन है दिस वन, ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता। आपका GUI वर्जन अगर काम ना भी करे इन केस, उस टाइम पर आप सिंपल CLI पर स्विच करो, स्विच आपका CLI बिल्कुल काम करता है प्रॉपर, राइट। तो GUI की जगह आपका CLI बेहतर काम करता है ARP पोजिशनिंग के लिए, या फिर आपका एटर कैप के साथ। मैं अगर सिंपल चलता हूँ एटर कैप के लिए, एटर कैप, और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक इंटरफेस के लिए कह रहा है, ओके। इसका सिंपल फॉर्मेट देख लो, लाइक एटर कैप, मेन्यू पेज पे चलते हैं सिंपल। यहाँ पर सिंपल सिनॉप्सिस मिलेगा आपको, एटर कैप, ऑप्शंस, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। तो ये सिंपल, चलते हैं वापस। एक और चीज, मैं यहाँ पर ARP पोजिशनिंग करूंगा, तो उसके ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ, -M और MITM, इसके भी प्रॉपर टाइप्स हैं। इसमें से आपको करना है सिंपल ARP, राइट। और ARP आपको रिमोट करना है, फिर वन वे करना है, मतलब सिर्फ एक मशीन का डाटा पॉइजन करना है, फिर दोनों साइड करना है आपको, वो ऑप्शन है यहाँ पर, राइट। तो ARP पॉइजनिंग करते हैं फॉर MITM अटैक विद एटर कैप। लेट्स गो हेयर फॉर एटर कैप। मैं भी के लिए एक ऑप्शन और यूज करूंगा यहाँ पर, -T। मुझे सिंपल टर्मिनल तक ही स्टिक रहना है, मुझे सिंपल GUI नहीं चाहिए इसका। उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे -T, राइट। देन गो विद -M फॉर MITM एंड गो विद द ARP। मुझे ARP पोजिशनिंग यूज करना है वहां पर। बाय डिफॉल्ट आपका रिमोट पर काम करता है ये। अदर देन दिस, आपको टारगेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टारगेट के लिए अगेन //
स्पेसिफाई टारगेट नंबर 1, मैं फर्स्ट टारगेट रहेगा 1.2 क्योंकि मेरा अगेन राउटर है वहां पर। सेकंड टारगेट मैं रखूंगा यहाँ पर 1.21 को, राइट। अगेन हमने कोई गलत कैरेक्टर यूज किया है यहाँ पर। नंबर ऑफ टोकन 3 टोकन यूज करने पड़ेंगे, ओके। इंटरफेस रह गया क्या, ETH0। एक सेकेंड, -m हो गया, कैप हो गया, ठीक है। O नहीं चाहिए, F नहीं चाहिए, B नहीं चाहिए हमें, R नहीं चाहिए हमें, T टेक्स्ट के लिए हो गया, ठीक है। इंटरफेस 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 आई, इंटरफेस की सही तो दे रहे थे हम लोग। कमांड बिल्कुल सही थी वहां पर, इसको पहले डाल के देख लेते हैं। कैपिटल T टेक्स्ट के लिए, एंड देन -i ETH0, -i इज नॉट सपोर्टेड, ओके। लेकिन ये यहाँ पर तो कह रहा है कि -i ऑप्शन है, -h कहा गया। -i ये ऑप्शन बता रहा है इंटरफेस के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर दे रहा है एरर कि -i ऑप्शन है ही नहीं। हाइफन ट्राई कर लेते हैं। ओके, MITM मेथड, ऑल राइट। तो तभी भी हमारे पास यहाँ पर एक्टिवेट अ प्लगइन, रेंट द होस्ट, एड सर्वर पार्ट। यहाँ पर MITM को यूज करने के लिए फॉर्मेट देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। लाइक hypercap command for MITM -IETH scoop MARP, कुछ सही दे रहे थे, उसके बावजूद कमांड काम नहीं कर रही। -MARP non empty host list, non empty host list, why? So one question. Yes. So वो वेबसाइट शेक, so वो लोकली है या रियल में है? वेबसाइट शेक करी थी ये? हाँ, वो लोकल में ही होगी। नहीं, ये रियल वेबसाइट है पाजी। नो, अगर लोकल मैं खोलूंगा तो नहीं शेक होगी ये? नहीं, वो नहीं होगी। आपका अच्छा, MITM जनरली लोकल नेटवर्क तक ही सीमित रहता है, ठीक है। और MITM सपोर्ट नहीं
होता है, MITM लोकल नेटवर्क के अंदर ही होता है, उसके लिए आपको नेटवर्क की एक्सेस चाहिए ही चाहिए। और दूसरी HTTPS नहीं होती? HTTPS नहीं होती। आपका अगर वेब सर्वर सपोर्ट करता है HTTP और HTTPS तो ये दोनों, होती है, ठीक तो है। ही होती है। लेकिन ओके फेसबुक आपका HTTP सपोर्ट नहीं करता, ना ही गूगल करता है। तो गूगल पे और ओके फेसबुक पे इन टाइप की वेबसाइट पे आपका MITM बहुत कम काम करेगा आपका। ओके। वहाँ पर भी एक डिपेंडेंसी मान लो बेसिक इसको, क्योंकि हमारे यहाँ पे एटर्क ऐप काम नहीं कर रहा, पॉइंट ये है फिलहाल तो। सही कमांड यूज कर रहे हैं उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहा। और मुझे यहाँ पर एक कमांड भी नहीं दिख रही। हमने कमांड बिल्कुल सही यूज की, यहाँ पे कमांड में कोई मिस्टेक्स नहीं है, बट ये चलना चाहिए। आई डोंट नो ये चल क्यों नहीं रहा। तो भाई ये इससे काम कर रहा है। हमने यहाँ स्लैशेस, बस पैटर्न चेंज किया मैंने स्लैशेस का, दो पहले लगाए और एक लास्ट में लगाया, तब ये MITM काम कर रहा है। ये लो। तो आप सिंपल एटर कैप से भी MITM तक परफॉर्म कर सकते हो। -T मैंने यूज किया सिंपल टेक्स्ट मोड के लिए। मुझे सारे के सारे रिस्पॉन्स, सारी सारी रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ मुझे यहीं देखना है, मुझे बाहर कहीं नहीं जाना। अब मेरा विक्टिम अगर ओपन करता है इस पेज को, रिफ्रेश भी करता है, तो भी मुझे यहाँ पर विजुअली उसकी रिक्वेस्ट मिलेंगी यहाँ पर। पेज कब तक सेव हो, जस्ट उसको मैं पॉज कर रहा हूँ एक बार, अभी के लिए करते हैं स्टॉप, एंड अगेन मैं पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश, बैक टू नॉर्मल। फेसबुक को भी करते हैं रिफ्रेश, तो चांसेस है कि मुझे यहाँ पर डेटा दिखे बार पर, और जो कि मुझे दिख भी रहा है। राइट, कुछ वैल्यूज आपको यहाँ दिखती हैं। आप अगर चाहो तो, मुझे इसका टेक्स्ट मोड नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट डेटा चाहिए, उस केस में आपको ये ऑप्शन बस यूज, आपको ये ऑप्शन हटाना पड़ेगा -T। तो -T को हटाओ और इसे कर दो एग्जीक्यूट। अब यूजर इंटरफेस चूज कर लेते हैं यहाँ से, सिंपल टेक्स्ट मोड, वाइट मोड, सिंपल स्क्रिप्ट, कर्स, कौन सा चूज करना है? -G चूज कर लेते हैं GUI के लिए। बट अगेन मुझे GUI में यहाँ पे कोई पैकेट्स नहीं दिख रहे। तो इसका GUI वर्जन तो काम बहुत कम करता है, तो बेहतर है कि आप इसका टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट वर्जन ही यूज करो यहाँ पर। एटलीस्ट यहाँ मुझे पैकेट्स तो दिखते हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें MIT है। मुझे तो क्या इसकी कोई एडवांटेज नहीं दिखती है मुझे तो, कि मैं ओके को बहुत कम यूज करता हूँ, मुझे कभी ढंग से पल्ले ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें स्लैशेस ये क्यों यूज कर मुझे समझ में नहीं आया आज तक। सिंपल फॉर्मेट मान लो बेसिक, लेकिन फिर भी मुझे एथरकैप से बेहतर लगता है सर आप इसका यूज यूज करो, तो प्रॉपर काम भी करता है, इसके मॉड्यूल्स भी इजी हैं, यूज करना भी इजी है और इफेक्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि कोई मॉड्यूल काम नहीं करता, फिर सभी मॉड्यूल काम करते हैं यहाँ पे, तो यूज करना भी काफी इजी है। आगे इसका GUI वर्जन भी काम नहीं करता है, तो कहता है एक कंडीशन ये भी है, कैसे भी बनता है इसलिए।
इसको यूज नहीं करता, बहुत कम यूज करता हूँ। तो लेकिन आप ट्राई जरूर कर सकते हो। एटर कैप भी आता है, इसके अलावा एक टूल और आता है, इसका भाई बोल दो उसको बेशक, उसको आप बोलते हो बेटर कैप। और आप सिंपल इसको डाउनलोड करना पड़ेगा कि sudo से इंस्टॉल नहीं होगा वो शायद। sudo apt इंस्टॉल बेटर कैप, ऑलरेडी इंस्टॉल। ओके, तो ये भी सेम तरीके से ही काम करता है आपका। लेकिन डिफरेंट टूल्स हैं हमारी टीम के लिए, आप ट्राई कर सकते हो सबको वन बाय वन। और गिटहब पे भी इसके अलावा बहुत से टूल है, बहुत से टूल है हमारी टीम के लिए। एक बार इनको भी ट्राई कर लेना, आगे डिफरेंट है यहाँ पर भी। आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। हर एक टूल में डिफरेंट फंक्शनैलिटी मिलेगी, बट काम करने का तरीका जनरली सबका सेम ही है। सब जनरली एआरपी पोजिशनिंग के साथ ही हमारी टीम अटैक परफॉर्म करते हैं, राइट, जनरली, राइट। एक बार ट्राई कर लेना इन टूल्स को, वायर शर्ट को ट्राई कर लेना, जरा स्क्वायर को ट्राई कर लेना, बैटर कैप वगैरह ट्राई कर लेना। बैटर कैप तो काम बहुत कम करता है। आप इन टूल्स को ट्राई कर लेना फ्रॉम द गिटहब पार्ट,